Thank you. Now I would take the privilege to introduce all of you Mr. Swapnil Dangrikar, who is from GWR, the Guinness World Record Company, who is the official adjudicator for us for this show. Swapnil, I would request to please come up and introduce yourself to the panel. Swapnil, please. Thank you, Sridhar. I hope you all can hear me properly. Yes, yes. Great. My name is Swapnil Dangrikar. I'm the official adjudicator from Guinness World Records. It is my responsibility to verify and approve records that happen in India and in Southeast Asia as well. I'm very happy to be here. This is a very new concept, and I'm very happy that CR Arms has tried to bring everybody in your team on a digital platform and create it into world record. So I wish that you all perform the best and get to break the record. This will be the record for the largest YouTube live stream of a retail management lesson. We have set a minimum requirement of 10,000 participants, but I'm sure you should be able to break that number. So you can start whenever you're ready. This is the official Guinness World Records attempt. All the best. Thank you, Swapnil. Just for the information of the panel members, we are starting this meeting with the 10,000 participants already on the board. Well, I request now our President Marketing, Mr. Ashok Torkaji, to please come up and introduce and welcome the guest panel here, as well as the people available on the live stream on YouTube. Torka sir, please. नमस्कार, जय सिया राम। आज का दिन बड़ा महान है और खास करके मेरे लिए यहाँ 50,000 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यहाँ हमारे व्यापारी बंधु और अन्यगण शामिल हैं। इस अवसर में मुझे बोलने का और उनको वेलकम करने का जो अवसर श्री रमेश जी एंड सिया राम के प्रत्येक सदस्य को का मैं आभारी हूँ। आदरणीय श्री रमेश जी, आदरणीय हमारे पैनल स्पीकर्स जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आइकॉन हैं, जिनके नाम से ही मोटिवेशन आ जाता है, हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टीम मेंबर्स और 50,000 से ज्यादा की संख्या में उपस्थित टेक्सटाइल के हमारे व्यापारी बंधु, आप सबका मैं सहृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। टेक्सटाइल महाकुंभ के बारे में आप लोगों को काफी मालूम है, हमारे पोस्टर से भी मालूम है, और ये जो है इसकी जो रचना हुई है वो श्री रमेश जी ने खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम किया है। सिया राम अकेले के लिए नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया है। रमेश जी समय समय पे रिटेलर्स के लिए सेमिनार्स करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, इंडस्ट्री को फायदा देते रहते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं एंड हमें जो है इंडस्ट्री को जो है हमें बहुत उसका लाभ मिला है। अब जो टेक्सटाइल जो कुंभ है, ये जो है इस कुंभ में बहुत सारी चीजें आज हम आपके सामने बताएंगे। रमेश जी बताएंगे, हमारे स्पीकर है वो बताएंगे, और इस दरमियान हमको बड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज जो हमको मिलेगा, जो हम लेके जाएंगे यहाँ से, वो हमारे व्यापार, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे संसार में बहुत उपयोगी है। आज यह फंक्शन अटेंड करने के बाद में हम सीख जाएंगे कोरोना के बाद कैसे जिया जाए, जो इस महाकुंभ से हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। और मैं अगेन रमेश जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, और हमारे इतने 50,000 से भी ज्यादा उपस्थित टेक्सटाइल व्यापारी बंधुओं को भी मैं आभारी हूं उनका, जो मुझे आज इसका इतना बड़ा मौका मिला, और उनका प्यार हमेशा सिया राम के साथ में बना रहे और यहाँ से जो है अनमोल चीजें लेके जाए। तो आप प्लीज उसको पूरा ध्यान से सुनिए, और मैं इसी के साथ में अपने विचारों को विराम देता हूं। जय सिया राम। Thank you, Ashok ji. I would request
our CMD, Sri Rameshji Poddar, to please come up and start the session, please. Sir, please. गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये दिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और सियाराम में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। मैं खास धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे DFU, टेक्सटाइल मिरर, टेक्सटाइल वर्ल्ड और हमारे सारे होलसेलर भाई, एजेंट भाई, रिटेलर भाई, हमारे कंपनी के सारे स्टाफ और बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाया। उन सबको मैं बधाई भी देता हूं और बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को करने के लिए 50,000 से ज्यादा हमको उम्मीद है कि इसमें लोग आएंगे, तो मैं उनका दिल से, अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज ईद भी है, तो मेरे मुसलमान भाइयों को दिल से ईद मुबारक। दोस्तों, आज जो ये स्थिति पैदा हुई है लास्ट 2 महीने में, ये बहुत ही एक अनयूजुअल सिचुएशन है और ये सिचुएशन सिर्फ हमारे साथ में नहीं है, पूरी दुनिया में ये सिचुएशन चल रही है और बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, हमारा देश प्रभावित होगा, हमारे देश की सारी कंपनियां प्रभावित होगी और हम में से हर व्यक्ति इससे प्रभावित होने वाला है। तो इससे कोई नकारा नहीं जा सकता कि कोई भी इससे छूटने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये आज का जो मीटिंग करने का पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि एक तो हमारे रिटेलर भाई, ये जूम की वजह से पॉसिबल हो रहा है, जहां इतने सारे लोग एक साथ मिल करके हम लोग एक हमारे व्यापार के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये आपदा आई है, इसमें देखिए गवर्नमेंट और बहुत सारे देश के लोग कोरोना का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए लगे हुए हैं और वो जरूर निकल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जो महसूस हो रहा है कि हमारे मन में जो कोरोना घुस गया है, हमारे मन में जो एक नेगेटिविटी आ गई है, तो उसके लिए हमको कोई दवा जरूर निकालनी चाहिए जिससे कि एटलीस्ट हमारे मन की नेगेटिविटी दूर हो। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये मीटिंग के बाद हम लोग 1.5-2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम सब पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ आगे के बारे में सोच पाएंगे। तो हमारे मन में जो बीमारी हुई है, इसको लेकर के हमारे मन में जो कमजोरी आई है, उसके लिए हमारी कंपनी और हमारे टेक्सटाइल के बहुत सारे हमारे मित्र कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे पॉजिटिव रहें। तो ये हमारा आज का मेन पर्पस है इसका। तो हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 2-3 दिन तक हमारी कंपनी के, हमारे इंडस्ट्री के, मैं जिससे भी बात करता था, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे लोग और काफी डिमोरलाइजेशन आ गया था कि इतने दिन लॉकडाउन को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और न्यूज देखने से हमारे मन में और नेगेटिविटी आ गई। हम लोगों ने 3 दिन बाद में ही अपने कंपनी की एक मीटिंग करी और नक्की किया कि अब हम नेगेटिव न्यूज नहीं देखेंगे। हाँ, 10 मिनट हम न्यूज देख लेंगे जिससे कि क्या हो रहा है ये हमको पता चल जाए, और हमारा जो वक्त है वो हम पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने में, अच्छी बुक्स पढ़ने में, मोटिवेशनल फिल्में देखने में या मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने में लगाएंगे, ताकि हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं आवे। और उसी दौरान मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, और ये को-ऑथर्ड बाय दाना जोहर और इयान मार्शल के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब का जो थीम था वो ये था कि इस बुक में ऑथर ने 3000 सक्सेसफुल लोगों को, सक्सेसफुल नॉट ओनली इन बिजनेस, सक्सेसफुल इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, एज अ फादर, मदर, सक्सेसफुल एज अ हस्बैंड, वाइफ, सन, फ्रेंड, बॉस, सभी एरिया में जो सक्सेसफुल है उन लोगों से क्वेश्चंस करने के बाद में, और उन्होंने 8 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ निकाले कि ये सक्सेसफुल लोग कौन सी ऐसी 8 चीजें करते हैं जिससे कि वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है पूरे वर्ल्ड में। तो आज की हमारी परिस्थिति से जो बातें रिलेट कर रही है, उसमें से 3 एस्पेक्ट हमारे आज की परिस्थिति से रिलेट करते हैं और उन्हीं को मैं टच करूंगा। बाकी और आज अपने पास में वक्त बहुत कम है और बातें ज्यादा करनी है, तो वो बातें हम नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट जो ये सक्सेसफुल लोगों की बातों से उभर करके आया वो था फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज।
तो दोस्तों अपना ये कोरोना के बाद जब हम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारी दुकानें खोलेंगे, 1-1.5 महीना तक नॉर्मल नहीं होगा, काफी तकलीफ से हमको गुजरना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चेंज पूरी दुनिया में आने वाला है, हम सबकी जिंदगी में आने वाला है। तो जो जितनी जल्दी इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना जल्दी इस बीमारी से उभर पाएगा, हमारी मानसिक बीमारी से उभर पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट हमारे आज की स्थिति से रिलेट कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट एक इसमें से निकल करके आया जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति से रिलेट कर रहा है, वो है एन एबिलिटी टू फेस ह्यूज सफरिंग ऑफ द लाइफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने सुना है कि लाइफ इज अ पैकेज डील फ्रॉम द गॉड। तो भगवान ने जो ये खूबसूरत जिंदगी हम सबको दी है, वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम जैसा चाहें वैसा ही हो। बहुत सी बार ऐसी चीजें होती है जो हमको पसंद नहीं है, उस तरह की बातें होती है। तो ये जो सक्सेसफुल लोग थे, इन लोगों ने खास करके सफरिंग के दौरान ऐसी कई बातें निकाली ढूंढ करके, जो जब सब उनकी नॉर्मल लाइफ हो उसको काम में लिया जाता था। तो आज के दिन जो सफरिंग चल रही है अपने पूरी दुनिया में, देश में और हमारे सबके ऊपर, इससे बड़ी सफरिंग नहीं हो सकती। हमने तो अपनी लाइफ में कभी भी इतनी बड़ी सफरिंग, इतनी बड़ी आपदा कभी देखी नहीं थी। तो हमको एक नेगेटिव मोड में जाने के बजाय इस सफरिंग से हमको क्या लर्निंग मिल रही है और इसके बाद में हम लोग किस तरह से, कौन सी ऐसी चीजें हमारे व्यापार में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे बाकी की चीजों में लाएंगे जिससे कि एटलीस्ट हमारा आगे का फ्यूचर और सुनहरा होगा। तो वो सब जो बातें हैं, कुछ बातें हम जो इस आपदा से उभर करके आई है उसके बारे में हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट था जो मुझे लगता है कि अपने फैशन इंडस्ट्री से रिलेट करता है, वो इस सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद में समझ में आया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। तो मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि देखने में और ऑब्जर्व करने में क्या फर्क है। तो देखिए, हम लोगों ने आज से 5-7 साल पहले, आप में से काफी लोग एक इन फैशन करके प्रोग्राम किया था, एक शो किया था ट्रेड का, जिसमें आप में से कई लोग आए भी थे। तो ऑर्गेनाइजर ने मिलकर के छोटी से छोटी इतनी चीजें उसमें ध्यान करके बनाई थी। कुर्सी कैसी होनी चाहिए, बल्ब कैसे होनी चाहिए, लाइट वाइट होनी चाहिए, स्पीकर्स कौन कौन से आने चाहिए, बहुत बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रख के उसको किया गया था। और ये पूरा समारोह 3 दिन का पूरा होने के बाद हमारे एक मित्र व्यक्ति को मैंने पूछा कि ये सब चीजें आपको कैसी लगी। तो उसने कहा वैसे तो ठीक था, अपना अवार्ड फंक्शन वाले दिन का खाना बहुत अच्छा था। सो यू सी, दिस इज ए सीन कि 3 दिन में इतनी चीजें ध्यान से सब करने के बाद, इन सारे ऑर्गेनाइजर लोगों ने इतनी मेहनत से करने के बाद, ही कुड सी ओनली फूड। लेकिन उसके सामने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बारीकी से चीजों को देखा और अपनी जिंदगी में भी बारीकी से चीजों को देखते हैं। और देखिए, हमारे टेक्सटाइल बिजनेस में भी हर गांव के अंदर, हर शहर में, छोटे से बड़े, अगर 1 लाख की आबादी का शहर है तो वहां 300 टेक्सटाइल की दुकानें होती है। अगर 10 लाख की आबादी का शहर है तो 2000 से 3000 टेक्सटाइल की दुकानें होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये 200-300 दुकानों में सिर्फ 3-4 दुकानें ऐसी है जो 5 से 7 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करती है, या 2000 दुकानों में 100 करोड़ से ऊपर करने वाले 1 या 2 लोग होते हैं? तो जरूर ऐसे 100 करोड़ लोगों ने, ऐसे कुछ लोगों ने अलग से कुछ किया होगा। तो आज हमारे बीच में जीतू भाई हैं, जिनके बारे में 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि इन्होंने जिंदगी को ऑब्जर्व किया। और इनके बारे में एक बात करके मुझे एक किताब का नाम आता है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और दूसरी एक किताब है सोचिए और अमीर बनिए। और तो इस किताब के अंदर सोच के पावर को बताया गया है कि अगर आपकी सोच के अंदर पावर है तो आप जो सोचोगे वो होना पॉसिबल है, अगर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो। और अपने को धनवान बनना मतलब धन से धनवान नहीं। इस बुक में हम अपने एथिक्स में कैसे धनवान बने, अपने कैरेक्टर में कैसे धनवान बने, अपनी विनम्रता में कैसे धनवान बने, उन सब के बारे में बात की हुई है। तो हमारे जो आज के हमारे मेहमान, जो पहले मेहमान हैं जीतू भाई, उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जिंदगी को बहुत ढंग से ऑब्जर्व किया, छोटे से छोटे बातों को ऑब्जर्व किया है। और इसीलिए 15 साल पहले उनकी एक छोटी सी टेलरिंग की 100 फुट की दुकान होती थी और वो दोनों भाई मिलकर के एक छोटी सी टेलरिंग करते थे। और आज उनके पास में 50 से ज्यादा दुकानें हैं और 250 करोड़ से ऊपर का सेल है। तो मैं जीतू भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। और उनके आने के पहले उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओवर टू यू जीतू भाई। थैंक यू वेरी मच रमेश जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रमेश जी ने बताया और कि 250 फुट की दुकान से यहाँ तक की जीवन यात्रा मैं आपसे शॉर्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि टेक्सटाइल के इतने सारे लोग सुनेंगे, कहाँ किसी का जीवन पलट जाए, कोई कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आई वॉज बोर्न in August 1981, in 1959 August, in a tailor family. मेरी 7 साल की उम्र में ही पिताजी संन्यास के लिए चले गए, तो हम 5 भाई बहन थे। उनकी बड़ा किया हमारे माता ने, हमारे मामा ने। आप जानते हैं कि टेलर फैमिली में जन्म होना यानी बचपन से ही काम करना। तो स्कूल में थे तभी से हमने काज बटन इंटरलॉक ये सब काम किया। 13 साल की उम्र में हमने कपड़ा मार्केट में आइए बहन जी करके साड़ियाँ बेची, और एक साड़ी पे हमें 5 रुपये मिलते थे। मुझे लगता है कि वही हमारी सेल्स टेक्निक वहीं से चालू हुई। जब मैं एसएससी में आया तब मैं 10 से 12 शर्ट बनाता था, और उसके बाद बड़े भाई दादू के पास हम मेजरमेंट और कटिंग वगैरह सीखे। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 1981 21 जून के दिन हमने एक 250 फुट का फैब्रिक और टेलरिंग का स्टोर खोला, जिसका नाम था सुप्रीमो क्लॉथिंग एंड मेंस वेयर। दोस्तों, ये शोरूम में 1 मैन शो था उस टाइम। मुझे कस्टमर को कपड़े बताना, उसके बाद मेजरमेंट में लेता, कटिंग भी मुझे करना, और बाद में रात को कारीगर के घर पे कपड़े देने जाना। 2 साल में मेरे छोटे भाई विपिन भाई हमारे साथ ज्वाइंट हो गए, और हम 1+1 11 हो गए। तो 1986 में हमने हमारी शर्ट की ब्रांड लॉन्च किया। 900 फुट की एक ऑफिस हमें हमारे दुकान के ऊपर मिल गई, और वो हमने खरीद के खुद की ब्रांड लॉन्च किया। उसके बाद 1 साल में हमने ट्राउजर्स भी लॉन्च किया। तो दोस्तों 1981 से लेके 1995 तक इतने सालों में हम 2 भाइयों ने बहुत अच्छा कस्टमर का बेस बनाया। हमारा फिटिंग अच्छा था, बेस्ट चीज दे रहे थे, सर्विस अच्छी थी। तो अहमदाबाद के बहुत अच्छे डॉक्टर्स, एडवोकेट, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेशनल सभी हमारे कस्टमर बन गए। फिर मैं समझता हूँ 1995 3 अक्टूबर दशहरा के दिन हमने जेडब्ल्यू नाम का स्टोर खोला। 2800 फुट का ये स्टोर था हमारा, जिसमें फैब्रिक, टेलरिंग, उसके साथ साथ रेडीमेड की 2-3 ब्रांड भी ऐड किया, और एथनिक सेक्शन हमने खोला। 1995 में जेडब्ल्यू 1 खोला था। आज जेडब्ल्यू के 22 स्टोर है, और उसके साथ हमारे ग्रीन फाइबर के 38 स्टोर है। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि ये सब कैसे हुआ। मैं भी एक छोटा दुकानदार था, कैसे यह किया। दोस्तों, मुझे याद है कि मैं 1999 से लेके करीबन 2015 तक, यानी कि 15-16 साल में एक इमेजेस रिटेल फोरम जो मुंबई में रेनिसेंस होटल में हमेशा होता, हर साल में 2 प्रोग्राम होते थे। मैं हमेशा वहाँ जाता था। मुझे बहुत शौक था नया नया सीखने का, बड़े लोगों को मिलके उनसे इंस्पायर होने का। वहाँ पर मैं मिस्टर किशोर बियानी, मिस्टर नागेश, मिस्टर दर्शन मेहता, मिस्टर बिजू कुरियन, और आगे जाके रमेश जी जैसे को भी मैंने बहुत सुना। और इसके अलावा बहुत सारे दिग्गज जो रिटेल के थे, कंपनी के सीईओ, ओनर्स, वो लोग इतना अच्छा स्पीच देते थे। तो उस टाइम हमें लगता था कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, कि हम क्यों नहीं कर सकते। ये सेमिनार में मैं सबको पर्सनली मिलता, और मुझे लगता है कि नहीं, कैसा हो सकता है। और इसके बाद हमने 2004 में बड़ौदा का 2nd स्टोर खोला, और उसके बाद आज इतने 22 स्टोर है रमेश जी हमारा। ये मतलब छोटी सी कहानी जेडब्ल्यू के लिए है। वेरी गुड जीतू भाई। आपसे बहुत सारे लोग मैं सोचता हूँ कि प्रभावित होंगे, और वो भी। तो आपसे एक ही चीज है कि जो आपने एक सोच बड़ी रखी आज से 14 साल पहले, तो उससे आपकी अगर सोच को आपने पूरा एग्जीक्यूट किया और आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हमारे जो भाई यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं,
उनको मैं सोचता हूँ कि जरूर इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच जीतू भाई। और आप हमेशा जब भी हम बोलते हैं तो आते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। जाने के पहले एक लाइन में अगर आप अपने इंडस्ट्री के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे रिटेलर्स भाइयों के लिए हमारे। ये जो आपने बताया, मैं जैसे ये अभी आपने कोविड-19 कोरोना के बारे में काफी बातें की, रिटेल के ऊपर तो बहुत मतलब बहुत बिजनेस पे फर्क होने वाला है, रिटेल में भी तकलीफ आएगी। तो मैं थोड़ा रिटेल हमारे भाइयों से थोड़ा ये भी कहूंगा कि हमने रिटेल में कस्टमर को बहुत जल्दी अपने स्टोर में आए, इसलिए क्या करना चाहिए, कस्टमर को हमारे में विश्वास हो कि नहीं भाई यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं है, हमें जाना चाहिए। तो इस तरह हमें अपना स्टोर सैनिटाइज करना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पर एक 30-40 सेकंड का वीडियो बताना चाहूंगा रमेश जी। तो आई एम गो टू द वीडियो। Margaret, you need to allow the content sharing. Yes, please. Yes, it's done. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जीतू भाई। मैं तो आपने बताया पॉजिटिव बात की, तो मैं इतना 2 मिनट और दूंगा आपसे कि लॉकडाउन का 50 दिन में मैं समझता हूँ कई लोगों ने अपने में काफी बदलाव लाए, और जो लोग नहीं कर पाए थे वो काम उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को अपने में पॉजिटिविटी खूब लानी चाहिए, जो मतलब मैं ये समझता हूँ और मैं आपसे ही सीखा हूँ। मैं आपका फ्लेटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मगर आपसे सीखा हूँ कि कोई भी अगर आपको कुछ हर्ट करता है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आप अगर उसी टाइम क्या रिएक्शन देते हैं उसी के ऊपर आप निर्भर। तो कोई भी चीज में पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आपकी टीम के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कोई भी बात के 2 पहलू होते हैं, तो आप हमेशा मैं ऐसा कहूंगा कि पॉजिटिविटी से काम कीजिए। मैंने इतने दिनों में मैं सभी से आज कहूंगा कि जो सेमिनार इतने किए रमेश जी ने, उसमें ये भी सीखा कि हमने शिवानी जी का 3 चीज तो सीख गया, जो मैं उसी दिन से रोज सुबह हमेशा उठ के बोलता हूँ कि आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल एंड आई एम फियरलेस। मतलब दुनिया की कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं रख सकती। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी रिटेलर भाइयों को इतना कहूंगा कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। बी पॉजिटिव और बहुत सबका अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों अभी देखिए ये जो परिस्थिति आई है, इसमें हमारे रिटेलर भाइयों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि अपने दुकान खुलेगी तो क्या होगा, कैसे करेंगे, हमारे लोगों का क्या करें, उनकी सैलरी का क्या होगा, हमारे पेमेंट का क्या होगा, स्टॉक का क्या होगा। मैं समझता हूं कि इन चीजों का जवाब हमारे बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काफी सेमिनार करके सबको बताया है। और एक जो फिल्म हमने देखी कि दुकान को किस तरह से कोरोना फ्री किया जाए, तो ये सब चीजें बहुत सारे लोगों ने बताई है। लेकिन आज हम कम चर्चा करेंगे इन चीजों की, क्योंकि हमने ये 2 महीने में सीखा कि 2 वर्ल्ड है, एक कंट्रोलेबल और एक नॉन अनकंट्रोलेबल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज ये कोरोना यहाँ पर आया, अपना लॉकडाउन हुआ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा करना एक व्यर्थ समय को बिताना होगा। और दूसरा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर काफी तकलीफें हैं, हर बिजनेस में अपने को तकलीफ है, छोटे से लेके बड़े हर बिजनेस में अपने तकलीफ है। तो वो तकलीफों को हमको
बहुत प्लेजरली एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उसमें से कई चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो हमको अभी करना क्या है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को प्लान करना है, हमको अपने आप को तैयार करना है, अपने अंतरात्मा से बात करनी है। और हमको बहुत वक्त नहीं मिलता है फैमिली से के साथ गुजारने का, तो वो एक टाइम मिला है हमको अच्छी तरह से फैमिली के साथ गुजारने का, उनके साथ में एक पॉजिटिविटी के साथ में गुजारें और अपने फ्यूचर को प्लान करें। तो हम लोग जब ये सब चीजें देख रहे थे, थोड़े नेगेटिव थे, तो मैंने एक अच्छे स्पीकर को सुना जिन्होंने 2 पिरामिड की बात करी। एक पिरामिड जो हमारे देश की जनता का पिरामिड, और वो पिरामिड में बॉटम ऑफ द पिरामिड में वो लोग आते हैं जो रोज अपनी जीविका चलाते हैं, अपना मेहनत मजूरी करके शाम के भोजन का प्रबंध करते हैं। ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं अपने, जो ये पिरामिड में सबसे नीचे आते हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इस कोरोना की वजह से। तो इसके लिए अपनी गवर्नमेंट भी और सारे काफी एनजीओज और हम सब में से काफी लोग उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ करके कर रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है और हम सबको ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन टिप ऑफ द पिरामिड में ये जो एक पिरामिड है, इसमें कम लोग प्रभावित होंगे। ठीक उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री का एक पिरामिड बनता है, हमारी सभी इंडस्ट्री का एक पिरामिड बनता है, और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी पिरामिड बनता है, जिसमें टिप ऑफ द पिरामिड के लोग अनलाइक अदर पिरामिड सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर पिरामिड बनाएंगे तो टिप में कौन लोग आते हैं? जो प्योरली मैन्युफैक्चरर्स हैं। आज हमारे बहुत सारे भाई ये सेमिनार में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स भाई और हमारे दूसरे और अपने प्रोसेस हाउस वाले, हमारे स्पिनर्स और हमारे सप्लायर्स, हमारे बायर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट, सब लोग हैं। एक तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि उन सबको प्रणाम करने की, कि उन सब की वजह से अपनी इंडस्ट्री चल रही है और सब लोगों को एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। तो हम लोगों को एक प्रैक्टिकल हो करके इफेक्टेड कौन सबसे ज्यादा होगा, तो ये टिप ऑफ द पिरामिड के लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। और उसके बाद में जो उससे नीचे लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरर और ब्रांड टाइप के लोग हैं, वो उससे ज्यादा, वो भी प्रभावित काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी इनकम जीरो है और खर्चे पूरे चालू हैं। और उसके बाद में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग प्रभावित होंगे। और उसके बाद लास्ट में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के पायदान हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के फाउंडेशन हैं, जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, वो लोग इफेक्टेड होंगे। तो ये एक ऐसा वक्त है दोस्तों, जहां पर मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिल करके ये जो आपदा आई है, इसको अगर हम मिल करके सहेंगे और इसका कोई रास्ता निकालेंगे, तो अपने सारे लोग इससे कुछ समय के बाद में निकल करके आ जाएंगे। और मेरा ऐसा समझना है कि इसको बाहर निकलने के लिए जो आप लोग आज आए हैं, आपकी तकलीफ कम नहीं है, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका पूरा सपोर्ट पूरी इंडस्ट्री को चाहिएगा। और आपके सपोर्ट से डेफिनेटली मैं पूरा वादा करता हूं कि अपने सब निकल करके आ जाएंगे। हमारे इंडस्ट्री के दूसरे मेरे मैन्युफैक्चरर्स भाई, उनकी तरफ से मैं आपको और मेरी कंपनी की तरफ से मैं आप लोगों को पूरा वादा करता हूं कि हम लोगों से जो भी सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। लेकिन आपका जो अपना फाउंडेशन है, जो अपने पिरामिड का फाउंडेशन है, उनसे एक बहुत बड़े सहयोग की उम्मीद है। तो हम सबको एक हाथ से हाथ मिलाकर कोलैबोरेटिव अप्रोच रख करके ये आपदा को पार करना है। तो आने वाला समय डेफिनेटली हम लोग सब लोगों के लिए बहुत सुनहरा होगा, ऐसा मेरा मानना है, आप सब लोगों का भी मानना है। पास्ट रिकॉर्ड हमने देखा है कि हर बड़ी आपदा के बाद में एक बड़ा बूम जरूर आता है। तो इसलिए हम सबको पॉजिटिव रहना है और बाकी सब लोगों को भी पॉजिटिव करना है। और ये जो तकलीफ है, इसको प्लेजरली, देखिए सबको लॉस लगने वाला है, तो इसको प्लेजरली एक्सेप्ट करना है और आगे के लिए हमको प्रिपेयर्ड करना है, प्रिपेयर होना है। तो अब मैं अपने रिटेल के अंदर जो आज का सब्जेक्ट है कि हमारे नफे को कैसे बढ़ाया जाए, नॉट इन दिस 2-3 मंथ्स पीरियड, प्लीज मुझे आप रॉन्ग मत समझिएगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हम सबको इस पीरियड को किसी भी तरह से तकलीफ से और निकालना होगा। और इसके बारे में बहुत बातें हमारे कई मित्र भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताई है, तो उनकी जो बातें हैं उनको आप करिए, तो अपना ये शॉर्ट टर्म पीरियड निकल जाएगा। कोरोना फ्री करना है, या हमको और बहुत सारी बातें बताई गई है कि किस तरह से कस्टमर को बुलाना है और किस तरह से हमारे स्टाफ का ध्यान रखना है। ये सब चीजें हमारे बहुत लोगों ने बताई है। तो मैं अपने उसके बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा, तो ये मुझे मौका मिला है कि नॉर्मल में हम किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और उसके अंदर अपने नफे और सेल को बढ़ा लेंगे।
तो मैं करीब करीब 3000 रिटेलर को हर साल मिलता हूं और मेरी एक एक दो घंटा आप में से कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है और मैं बहुत बारीकी से आप लोगों की बातों को समझने की कोशिश करता हूं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। तो आप ही लोगों से जो चीज सीखी हुई है उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे उसमें से बहुत सारे लोगों को वो बातें नहीं पता होती है। तो जो चीज मैंने जीतू भाई जैसे लोगों से या हमारे दूसरे स्टालवर्ड्स है जिन्होंने अपनी दुकान को अच्छे से चलाया है उनसे जो चीज सीखी है उसको मैं एक मौका मिला है कि इतनी बड़ी संख्या में मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों मैं एक पॉजिटिव बात आपको बताता हूं कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में जो अपना रिटेल का बिजनेस है, टेक्सटाइल रिटेल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे रिटेल इंडस्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट काफी लो है। अगर 50% भी ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से हम एफिशिएंसी ले आते हैं तो हम लॉस नहीं कर सकते। ब्रेक इवन पॉइंट को समझाने के लिए 2 मिनट में मैं बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत से छोटे छोटे जो रिटेलर भाई आए हैं उनको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं एक लूम का एग्जांपल दूंगा कि एक फैक्ट्री के पास में अगर 100 लूम है और उसकी फुल कैपेसिटी 10 लाख मीटर माल बनाने की है तो लूम के खाते में अगर 8.5 लाख मीटर का प्रोडक्शन नहीं आवे तो वो कंपनी लॉस में जाने वाली है। इसका मतलब लूम के खाते का ब्रेक इवन पॉइंट 85% है। अगर आपको लूम के खाते से कमाई करनी है तो आपको 85 से ऊपर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे। तो ये बहुत बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपना रिटेल का ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 50% है। अगर हमारी एफिशिएंसी 50% से नीचे भी है तो हम लॉस नहीं करते हैं। अपने कंट्री में करीब 12 लाख रिटेल की दुकानें हैं और मैं इतने लोगों से मिलता हूं तो मैंने देखा नहीं कि एक छोटा से छोटा रिटेलर भी कभी लॉस करता हो। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है और अगर हम 40% एफिशिएंसी में भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, या 50% एफिशिएंसी में भी दुकान चला रहे हैं तो 70% 80% लाना कोई गुनाह थोड़ी है। अगर आज आप 10 लाख रुपया कमा रहे हो और अपने एफिशिएंसी को बेटर करने से अगर हमारी कमाई 15 लाख रुपए की हो जाती है तो क्यों नहीं जरूर करना चाहिए। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूले हमारे मिश्रा जी जो रिटेल के गुरु मैं मानता हूं उनको, अभी उनकी उम्र काफी हो गई है लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं और उसकी जो चीजें सीखी है उसमें से 2-3 बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं आज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म में शेयर करना चाहता हूं। तो श्रीधर जी, आई वांट टू शो दैट फर्स्ट स्लाइड। Yes, Margaret, please show the stock rotation slide. देखिए एक बहुत सिंपल अपने एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है जो आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं या बाद में हम आपको भेज देंगे कि अपनी दुकान की एफिशिएंसी को किस तरह से निकाला जाए। तो नंबर 1, हमारी दुकान की एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमको ये देखना है कि हमारी दुकान का सेल कितना है। और सपोज करो हमारी दुकान का 2 करोड़ रुपए का सेल है तो उसके बाद में हमारा स्टॉक कितना रहता है, एवरेज में हमारा स्टॉक कितना रहता है। सपोज करो 2 करोड़ रुपए का हमारा सेल है और हमारे पास में 1 करोड़ रुपए का स्टॉक है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो हमारा स्टॉक रोटेशन हुआ 2 का। तो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो ये फॉर्मूला निकालने का पहला रूल है। नाउ सेकंड स्लाइड, हमारा स्टॉक रोटेशन इनटू ग्रॉस मार्जिन। देखिए अगर हमारा 2 का रोटेशन है या 3 का रोटेशन है, 3 बार हम अपने, जैसे हमारा 1 करोड़ का सेल है और हमारा 35 लाख का स्टॉक रहता है तो हमारा 3 का रोटेशन हो जाएगा। तो 3 का रोटेशन मतलब 3 इंटू ग्रॉस मार्जिन। और ग्रॉस मार्जिन 100 रुपए की चीज हमने 150 में बेची तो 50 रुपया हमारा ग्रॉस मार्जिन नहीं है। हमारा ग्रॉस मार्जिन उसमें 33 रुपया। तो ग्रॉस मार्जिन इज ऑलवेज मार्क डाउन। तो स्टॉक रोटेशन इनटू ग्रॉस मार्जिन विच इज मार्क डाउन इज इक्वल टू शॉप एफिशिएंसी। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा 3 का रोटेशन है और हमारा ग्रॉस मार्जिन मार्क डाउन 30% है तो हमारे शॉप की एफिशिएंसी 90 है। तो ये आप अपने अपने दुकान की शॉप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं जो कि मिनिमम 125 होनी चाहिए। अगर 125 की शॉप एफिशिएंसी आप ले आते हैं तो यू आर डूइंग गुड। बहुत अच्छे करने वाले आज हमारे पैनलिस्ट में कई लोग हैं जिनकी एफिशिएंसी 200, 300, 400 भी है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 125 अपनी एफिशिएंसी ला रहे हैं तो वो ठीक है।
लेकिन बहुत सारे लोगों की एफिशिएंसी अगर 125 से कम है, तो ये आज का जो अपना सेमिनार है वो बहुत काम की चीज है। और अगर आपकी एफिशिएंसी 125 से ज्यादा आ रही है तो भी एक दूसरा तरीका है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इफ योर एफिशिएंसी इज मोर देन 125, देन देयर इज डिफरेंट मेथड टू इंक्रीज योर सेल एंड प्रॉफिट। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी 125 से नीचे आ रही है तो उसकी चर्चा हम पहले करते हैं। तो 125 से अगर हमारी एफिशिएंसी है तो हमारे बीच में आज उदयपुर से, अच्छा तीसरी एक चीज और स्लाइड में दिखाना चाहता हूं कि अपनी एफिशिएंसी, जैसे ये अपने शॉप की एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद में हमको अगर और बेटर करना है काम, तो मान लीजिए हमारे शॉप की एफिशिएंसी 50 आ रही है, तो हमारे हर रैक के अंदर हमारे हर रैक की एफिशिएंसी अपने को देखनी है। तो जरूर ऐसा होगा कि किसी न किसी रैक की एफिशिएंसी आपकी 125 से ऊपर आ रही है, किसी रैक की एफिशिएंसी आपकी शायद 25 ही आ रही है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो रैक की एफिशिएंसी आपकी 100 से ऊपर या 125 से ऊपर आती है, जहां पर वो रैक आपको रोटेशन ज्यादा देता है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो रैक हमको कम रोटेशन देता है, जो प्रोडक्ट हमको कम रोटेशन देता है, वो रखना जरूर चाहिए, क्योंकि कैटेगरी और वैरायटी रखने के लिए हमारी दुकान की नेसेसिटी है, लेकिन उस पर हमको कम ध्यान देना चाहिए अगर हमारे सेल और नफे को अपने को बढ़ाना है। तो आइए, हमारे बीच में उदयपुर से सुनील टेक्सटाइल के सुनील जी और अनिल जी हैं, जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से लागू किया है, और उनसे समझते हैं कि उन्होंने इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया और अपने नफे को किस तरह से उन्होंने बढ़ाया, जिससे कि हमारे बाकी के जो रिटेलर भाई आज ज्वाइन किए हैं उनको कुछ लाभ मिल सके। सो सुनील जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। नमस्ते सुनील जी, अनिल जी नमस्ते। तो मुझे जहां तक पता है, आपने आज से 1998 में 65,000 रुपया सिर्फ लगा करके अपनी दुकान शुरू की थी, और 2000 में आपने 4,500 स्क्वायर फीट की एक दुकान उदयपुर से आउटस्कर्ट्स में खरीदी, और वो करके उन्होंने आपने अपना बिजनेस को चालू करते रहे। और मैं आपको 2013-14 में मिला था, 2015 में मिला था, उस वक्त आपका सेल करीब करीब 10 करोड़ रुपए का था। तो इसके बारे में आप बताइए कि वहां से लेके आपने जर्नी अभी तक क्या की, और एक दो चीजें मैं आपको पूछूंगा। तो 2015 में आपका कितना सेल था? सर 2015 में जो हमारा सेल था वो 10 करोड़ रुपए का था। और कितना स्टॉक रखते थे उस टाइम आपका? उस समय सर हमारे पास लगभग 5-5.5 करोड़ का स्टॉक था। तो आपका अगर उस वक्त की एफिशिएंसी अगर निकालें तो वो 35-40 के बीच में ही आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा कमा रहे थे। हाँ, मतलब ठीक था। तो आपके पास में जब मैं एक बार आया था वहां पर, तो 5.5 करोड़ रुपए का स्टॉक था। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था और आपने क्या किया? हाँ सर, वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपने हमसे बोला कि कैसे भी और किसी भी कीमत पे आप अपना स्टॉक लेवल कम करिए, और अगर आप अपना स्टॉक लेवल कम कर लेंगे तो आपकी उस बात को हमने बिल्कुल अच्छे से अपने जहन में बिठा लिया, और उसके बाद हम अपना स्टॉक लेवल कम करने पे लग गए, और लगभग हमने 30% से लगा के 60% तक डिस्काउंट दे करके जो ओल्ड स्टॉक या एक्स्ट्रा स्टॉक या थोड़ा कम मूवेबल स्टॉक था वो सब हमने उस पीरियड में खाली किया। उससे हमारी जो दुकान का लुक था वो एक शोरूम की तरह आने लगा, और उससे हम फिर नई नई परचेज भी कर सके। लगभग 2 करोड़ का माल हमने सोल्ड आउट कर दिया था, तो 1.80 करोड़ रुपए हमारे पास आ गया था। ये 2 करोड़ आपने बेचा 1 करोड़ 80 लाख रुपए में, क्योंकि 2 करोड़ का आपने का अगर आप 30-35% का मार्कअप करते हैं तो वो 3 करोड़ में बेचते, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा था, इसलिए आपने उसको 1 करोड़ 80 लाख में बेच करके रुपया छुट्टा कर लिया। हाँ जी सर, और उससे ये एडवांटेज हुआ नई और बढ़िया परचेजिंग के लिए हमारे पास जगह हो गई और लुक अच्छा हो गया। तो दोस्तों, इनकी बातों से एक चीज ये समझ में आती है कि हमारी दुकान में अगर 1 साल पुराना माल पड़ा हुआ है, 6 महीने से ऊपर का माल पड़ा हुआ है, तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिकने वाला नहीं है और हमारी जगह ब्लॉक कर रहा है और हमारे पैसे ब्लॉक कर रहा है। और इस बात को इन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया और अपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने छुट्टे कर लिए, जिसकी वजह से इनके 2019 में आपका क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? 2019 में जो हमारा सेल था वो लगभग 15 से 16 करोड़ हो गया, और जो स्टॉक का लेवल था वो 3-3.5 करोड़ अप्रोक्स हो गया।
तो आप सोचिए कि इन्होंने ये फॉर्मूले को यूज करके अपने माल को जूना होने ही नहीं दिया। जैसे ही 6 महीने से ऊपर कोई माल होता है तो ये तुरंत उसको जिस भाव में भी बिके बेच देते हैं। अपने सेल्स ऑफिसर, अपने इनके जो सेल्समैन हैं, उनको कुछ कमीशन वगैरह दे करके निकाल देते हैं और दुकान में पुराना माल नहीं होने देते। और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी एफिशिएंसी आज के दिन 133 से ऊपर चली गई और ये बहुत अच्छा नफा कर रहे हैं। इसको ये अपना नफा कितना कर रहे हैं ये बताने में थोड़ा सा हिच कर रहे थे, इसलिए उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली 1.5 से 2 गुना 3 गुना नफा 3-4 साल में बढ़ा दिया। फिर इसके बाद में आपको और नफा बढ़ाने के लिए फिर क्या किया आपने? जो सर इसके बाद हमने क्या किया कि आपने जो हमको रूल्स बताया उसको पूरे फॉलो किए, उसमें सियाराम की टीम ने पूरा सहयोग किया, तपन जी का पूरा सहयोग रहा और हमारे पापा जी हमेशा कहते थे कि कोई भी काम करो उसे हमेशा पॉजिटिव रह करके करो। तो जब आपसे हमने कहा था कि इस स्टोर में हम हमारी सेल को कैसे और बढ़ाएंगे, तब आपने ये कहा था कि इस स्टोर से आप अच्छी एफिशिएंसी ले रहे हो, इसके लिए आप एक नया स्टोर करो। बिल्कुल। तो इन्होंने दोस्तों उनके मन में भी बहुत जोश और उत्साह था। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी एफिशिएंसी 125 से ऊपर है तो दूसरी दवा ये है कि इसका मतलब आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हमको तुरंत एक दूसरी दुकान लेनी चाहिए कहीं भी थोड़ी सी दूर, जिससे कि आपकी सारी एक्सपर्टीज उसमें काम आवे। क्योंकि आपने 125-30 से ऊपर का अगर एफिशिएंसी कर रहे हैं तो हर चीज व्यवस्थित कर रहे हैं तभी होगा। तो दूसरी दुकान करने से डेफिनेटली आपका सेल और नफा बढ़ जाएगा। मुझे जहां तक ध्यान है, इनकी दूसरी दुकान जो 6 महीने पहले खोली थी उसमें 2 करोड़ का सेल ये कर चुके हैं और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस साल 5 करोड़ का सेल कर लेते हैं। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच अनिल जी और सुनील जी, आपके ये चीजों को शेयर करने के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि और लोगों को बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा ख्याल है कि आपके पास में बहुत सारे फोन हमारे दोस्तों के आने वाले हैं, आप प्लीज उनको हेल्प करिए। थैंक यू। बहुत ही अभिनव और अनूठा प्रयोग किया आपने। आज का ये जो आयोजन किया उसके लिए हम पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आपका आभार करते हैं और आपको रिकॉर्ड के लिए बधाई हो सर। और एडवांस में शुक्रिया। आप लोगों को बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों इसी कड़ी में हमारे साथ में अभय नायर जी चेन्नई से आए हुए हैं, जो मेरे को 6 महीने पहले ही मिले थे और इनकी बात आधे 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जब 6 महीने पहले मिले थे तो मैंने यही फार्मूला उनके साथ में शेयर किया। और अभय जी, मार्गरेट अभय जी को प्लीज वेलकम। अभय जी। यस सर, हाउ आर यू सर? हाँ अभय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। 6 महीने पहले मिले थे तब मैंने आपसे ये फार्मूले के बारे में बातचीत की थी, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आपके पास में 6 महीने से तो नहीं, 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराना भी बहुत माल है। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि ये सब माल को अगर आप बेच देंगे किसी भी भाव में तो आपकी दुकान का सेल बढ़ जाएगा और आपका नफा बढ़ जाएगा। तो मुझसे 6 महीने मिलने के बाद में आपने क्या किया? सर जैसे आपने बताया था, like you said sir, we tried to separate all the stock that was above 6 months and we were able to separate a lot of stock which was above 6 months, and then we took about 40 lakhs worth of purchase stock and we sold it, and we were able to salvage about 28 lakhs, and if not for this corona we would have been able to sell more sir. And with the advent of this salvaging of the money and all that, we were able to we are now prepared to actually make better purchases, like Sunil sir also said. And more importantly, the entire shop looked really nice. We are very confident that we will be able to sell every single stock that is there now in the store. Like you said, so we were able to get more liquidity, and we were able to get the shop to look nicer, basically. Are you happy now? Very happy now, sir. Very happy now, sir, because it is very clearly visible on the salesman faces also, sir. So they are able to look at every stock and are confident about selling each and every stock that is available. Have you opened your shop? Yeah, we just opened our store, sir, and we are lucky that now the customers are coming. What is your? We are very lucky that we have been able to invite customers, and these customers are generally walking in and supporting us like they used to earlier, sir. So we are able to achieve 2 or 3 people walking every day, and it's been really nice, sir, since the shop is open. Very good, Abhay. Very good. Thank you. It's actually very exciting times, because a lot of challenges are there, and the challenges bring out the best probably in everybody. So these are very exciting times. And sir, I would only request everybody to do one thing, sir. I would request everybody to put belief over fear. I mean, there's no point being afraid now.
I personally think that we need to put belief over fear, sir. थैंक यू भाई जी। Thank you so much, sir. दोस्तों, ये मुझसे मिलने के बाद में इन्होंने 40 लाख रुपए का अपना पुराना माल बेच दिया, और जिसमें उनको डेफिनेटली परचेज वैल्यू पर भी 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन मैंने इनसे कुछ दिन पहले शेयर किया था, तो इनके चेहरे पे बातों में इतनी खुशी थी कि मेरी दुकान का लुक चेंज हो गया है, दुकान में हमारे लोगों के मन में एक हल्कापन आ गया है, और अब मैं नया माल परचेज करने के लिए तैयार हूँ। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इनका सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच अभय जी। Thank you, sir. Thank you, sir. Now I will introduce one of the youngest dynamic हमारे मित्र जो बनारस से आए हुए हैं, भागीरथ जी, और जिनकी स्टोरी ऐसी है कि भागीरथ जी जब बॉम्बे में पढ़ते थे तो मुझसे हमेशा मिला करते थे, और उसी वक्त से उनमें एक बहुत जबरदस्त जुनून था। और भागीरथ जी का 300 करोड़ रुपए के आसपास का सेल है सिर्फ 6 दुकानों में। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये टर्नओवर का जो रेशियो है, और मिश्रा जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, वो इनके खास गुरु हैं, और मिश्रा जी का जितने अच्छी तरह से यूज भागीरथ जी ने किया है पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनका रोटेशन 10 के आसपास का आता है, जो 9 से 10 के बीच में जो बिलीव भी नहीं होता। तो भागीरथ जी हमको बताइए कि ये चीजें आपने किस तरह से करी। सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। अच्छा, इसके पहले भागीरथ जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हमारे भागीरथ जी इस तरह के हैं। तो भागीरथ जी बताइए आपने किस तरह से ये जर्नी करी। थैंक यू अंकल, आपसे ये बताइए शॉर्ट में। हाँ जरूर, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे पिता तुल्य श्री रमेश अंकल को मेरा प्रणाम, उपस्थित पैनल में सभी गुणीजनों को प्रणाम, और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार जलान को मेरा प्रणाम। अभी अंकल ने कहा कि मिश्रा जी मेरे खास गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनका खास शिष्य हूँ, ये उनकी कृपा है। और आपने जो इसकी बात कही अंकल की कैसे हम लोग अपना स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिश्रा जी का ज्ञान है। और इसको वो हमेशा परेटोज रूल के बारे में बोलते हैं, दैट इज 20-80 फॉर्मूला। 20-80 इसका मतलब होता है कि 20% ऑफ योर SKUs या फिर 20% ऑफ योर आइटम्स गिव्स यू 80% ऑफ द सेल। तो हम लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो 20% जो है हमारा जो SKU है उसका स्टॉक भी 80% रहे, अगर वो 80% सेल देता है। ये नहीं कर पाने की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारा रोटेशन गिर जाता है, और ये रोटेशन मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उस स्टॉक को मेंटेन रखें। यही एक वन ऑफ द मेन रीजंस है कि हमारी स्टॉक प्रोडक्टिविटी जो है वो 9 से 10 हम कर पाते हैं स्टॉक रोटेशन। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मेरा एक स्ट्रॉन्ग मानना है, हमारा सुपरमार्केट भी है, सुपरमार्केट में हम लोग हर महीने बाइंग करते हैं। कपड़े में भी ये पॉसिबल है, मेरे पिताजी शुरू से ये होलसेल में करते आए हैं कि हम लोग हर महीने बाइंग करते हैं। इसमें क्या है, छोटी बाइंग होती है बट रेगुलर बाइंग होने से स्टॉक फ्रेश रहता है। तो हम लोग हर महीने के फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ के लिए बाइंग करते हैं। नॉर्मली 15 से 20 दिन का लीन पीरियड होता है माल आने के लिए, और हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। और कई बार गलती कहाँ हो जाती है कि जो 80% हमारा जो स्टॉक है, जो कि हमें 20% सिर्फ सेल देता है, उसमें स्टॉक ज्यादा हो जाने से हम इस 20% की भी रिफिलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो हमने अपने आप पे बोल रखा है अपने सभी परचेजर्स को कि हम किसी भी हाल में, हम कोई भी स्कीम हो कुछ भी हो, हमें परचेज वही करना है जो बिकता है। वो 80% माल को कोई भी स्कीम दे करके वेंडर हमें बेचना चाहे, हम उसे नहीं बेचना प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने ग्राहक के लिए खरीदने के लिए आए हैं, वेंडर के लिए नहीं। तो उसका हम पूरा प्रयास करते हैं अंकल कि किसी भी तरह से हम लोग वो 20% जो हमारा स्टॉक है, जो कि हमें 80% सेल देता है, उसका स्टॉक मेंटेन करने का पूरा प्रयास करते हैं। वेरी गुड भागीरथ जी। आप एक बता रहे थे कि परचेज के लिए मुझे कोई स्टोरी आप बता रहे थे कभी। हाँ, वो क्या है आपके, वो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्या वो शेयर करना चाहिए मेरे ख्याल से सभी लोगों से। बिल्कुल, एक स्टोरी है। उसके पहले मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये डिफिकल्ट पीरियड है। आपने मन के ऊपर कहा है कि मन स्ट्रॉन्ग, जितना पॉजिटिव रहेगा आदमी उतना अच्छा करेगा। जैसे किसी के घर में कोई शादी पड़ती है, अगर शादी पड़ी है, कोई कारण से मई में शादी थी, पोस्टपोन होकर नवंबर में चली गई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि शादी कैंसिल हो गई है, वो पोस्टपोन हुई है। वैसे ही हमारा जो ये सेल वॉल्यूम है या प्रॉफिट है, इट हैज बीन एडजर्न्ड, इट इज नॉट कैंसल्ड। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि वो आगे मिलेगा। मैं अमिताभ बच्चन जी की एक वाक्य को इसमें बोल के फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। उनको एक कार्यक्रम में चौथे या 5वें नंबर पे बिठा दिया गया था,
और उनको बाद में पत्रकारों ने पूछा कि आपको तो सबसे आगे बिठाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है कि जहां भी जाओ लास्ट में बैठो, क्योंकि वहां से कोई उठाएगा तो आगे ही बिठाएगा। तो आज अंकल जिस स्थिति में हम लोग बैठे या खड़े हैं, इससे पीछे हम नहीं जा सकते। अब लॉकडाउन खुल रहा है पार्शियली या फुल्ली, इससे आगे ही जाना है, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस कहानी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक लड़का, लीमन ब्रदर्स के टाइम की बात है, बाहर से विदेश से पढ़ाई करके आया था और अपने पिताजी का व्यापार उसने ज्वाइन किया। उसके माइंड में, उसके मन में बसा हुआ था कि रिसेशन आने वाला है, इंडिया में भी, वहां भी बहुत जोरदार आया है। उसने पिताजी से पूछा आपकी बिक्री कितनी है दुकान की? उन्होंने बताया 1.5 करोड़ की सालाना बिक्री है। बोले आप बाइंग कितना करते हैं हर महीने? तो उन्होंने बोला 10 से 15 लाख की बाइंग करते हैं। तो उसने कहा कि आप थोड़ा स्लो हो जाइए क्योंकि रिसेशन आने वाला है। तो पिताजी जो अच्छी खासी दुकान चल रही थी, उन्होंने 5-6 लाख की बाइंग करनी शुरू कर दी। ये करने से ये हुआ कि 6 महीने बाद सच में उनकी बिक्री गिर गई। तब पिताजी ने बेटे को बुला के बोला तुम सही कह रहे थे कि रिसेशन आने वाला है। तो बेसिकली माइंड में जो रिसेशन लेके बेटा आया था, वो दुकान में भी उसने लाद दिया उसको। तो मन हमें स्ट्रांग रखना चाहिए। और इसमें मिश्रा जी की एक बात को मैं बोलना चाहूंगा। मिश्रा जी ये कहते हैं हमेशा कि ओवर स्टॉक एक जहर है, पर उसका जो लॉस है इट कैन बी कैलकुलेटेड, बट अंडर स्टॉक या स्टॉक आउट होना एक ऐसा जहर है जिसका कि लॉस कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें प्रयास करना है कि दुकान जब खुलेगी 15-20 दिन के उपवास के बाद कोई 56 भोग नहीं खा लेता तुरंत। तो दुकान स्लो एंड स्टेडी ही बढ़ेगी, बट स्टेडी रहेगी। और अभी अंकल 2 दिन पहले ना अभय अंकल से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक कविता बताई, उनकी 2 लाइन बोल के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि ये रमानाथ अवस्थी जी की कविता है। थक कर नहीं बैठो, प्रतीक्षा कर रहा कोई नहीं, हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए सब फासले, दूरी नहीं कोई कहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। क्या बात है। आज हमारे बीच में 500 से 1000 फुट 1500 फुट के छोटे लोग बहुत सारे आए हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप शॉर्ट में? बिल्कुल जरूर। उनके लिए बहुत अंकल बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आपने पूछा कि देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि ये उनके लिए एक इट्स अ हे डे फॉर देम, उनके लिए वरदान है। कारण ये है कि जैसे अगर मैं आपको 2 एग्जांपल से बता देता हूँ। एक मेरा मित्र है कटक में, उसकी इसेंशियल्स की 500 स्क्वायर फीट की दुकान है। वो पिछले 2 महीने में उसकी नॉर्मल सेल 50 लाख रुपए महीने की थी, दोनों दुकान मिला के वो 1 करोड़ की उसने सेल की है। और जहां तक कपड़े की दुकान की मैं बात करूं, अभी जैसे लगन की बिक्री शुरू हुई है, मेरे पास गाजीपुर मऊ से काफी कस्टमर्स के फोन आ रहे थे, बट लॉकडाउन की वजह से वो हमारी दुकान में नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अभी हमने बाइंग अपने जो नेबरहुड हमारे आसपास कपड़े की दुकान है वहां से की है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी। जो पिछले 25 साल में जो ये छोटी दुकानों से कस्टमर्स उठ करके बड़ी दुकानों की तरफ बहुत तेजी से बढ़े थे, वो वापस सेफ महसूस कर रहे हैं अपने नेबरहुड स्टोर्स में, वो वहां जा रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं और उनके साथ एक कनेक्शन दोबारा स्थापित कर रहे हैं। उनके लिए कस्टमर बढ़ाना, रिटेल में देखिए सबसे बड़ी चीज है कस्टमर बढ़ना हर साल। तो कस्टमर बढ़ रहे हैं उनके लिए एक ये वरदान है। दूसरा, वो इस मुसीबत को फेस करने के लिए सबसे ज्यादा इक्विप्ड हैं, क्योंकि बाप बेटे बैठ के दुकान चलाते हैं, रेंट नहीं है, बिजली का खर्चा कम है, स्टाफ कॉस्ट कम है, 2-3 स्टाफ होते हैं, उनसे वो बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपको अभी 50% सैलरी दूंगा, बाद में दिवाली या होली पे कॉम्पनसेट कर दूंगा। तो जो आप जो स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि उनका जीपी और एनपी का गैप बहुत कम होता है, और आप जो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, सच में उन्होंने ही पिरामिड को अभी उठा रखा और मार्केट में रोटेशन लाने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। उनके लिए तो मुझे लगता है इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने बताया भागीरथ जी, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे रिटेलर भाई जो आए हुए हैं उनको थोड़ी मन में पॉजिटिविटी आएगी, और ये मन की पॉजिटिविटी के लिए जो आपने दवा दी है वो मेरे ख्याल से आज के वक्त में रियल दवा से ज्यादा अच्छा काम करने वाली है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हैं। थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू, प्रणाम। सो दोस्तों, अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ श्री कमल बेरिया जी को, जो आरा से आए हैं, एक छोटी सी जगह जहां पर सिर्फ 2 लाख की आबादी है, और उनके फर्म का नाम है नागरमल सत्यनारायण। और इन्होंने 13-14 साल 15 साल पहले अपने बिजनेस को ज्वाइन किया था एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, और उस वक्त इनके पूरे एंटरप्रेन्योर का 4 करोड़ रुपए का सेल था, जो आज 260 करोड़ से ऊपर ज्यादा हो गया है। और ये भी अपनी दुकान में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, जो हमने बातें की वो सारी चीजें करते हैं, बल्कि उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे अपने मिश्रा जी से हमने बहुत चीजें सीखी है, वैसे कमल जी से भी बहुत चीजें सीखी हैं। तो मैं कमल जी को इनवाइट करूंगा कि वो आकर के बतावे कि ये 4 करोड़ से 260 करोड़ कैसे हुआ, और क्या उनकी बातें हैं, बहुत शॉर्ट में बतावे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कमल जी, तो शॉर्ट में आप बताइए कि ये आपने किस तरह से अचीव किया, और क्या हमारे छोटे भाइयों, छोटे रिटेलरों के लिए आपके सजेशंस हैं। कमल जी। नमस्कार मित्रों।
नमस्कार। मैं कमल बिरिया, आरा नागरमल श्रीनारायण से। मित्रों, बिहार के एक छोटे शहर आरा के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े मंच पे संबोधन का मौका देने के लिए, ये सम्मान देने के लिए मैं सियाराम मिल्स के CMD श्री रमेश जी पोद्दार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हमारा देश, पूरा विश्व इस समय कोरोना नाम की महामारी से संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हम आज इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हम व्यापारियों के बारे में रिटेल ऑपरेशन में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम ज्यादातर समय अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल वर्क, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल वर्क में ही लगे रहते हैं। इस व्यस्तता के चलते बहुत से ऐसे काम जो हमारे व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और शायद उतने अर्जेंट नहीं होते, हम नहीं कर पाते। तो आज ये समय है उन सभी इंपॉर्टेंट कामों को करने का जो हम उन समय उस नॉर्मल पीरियड में नहीं कर पाते, क्योंकि आज हम बिजी नहीं। हम सब जानते हैं किसी भी देश, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान अर्थात SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। आज ये समय है जब हम सब बैठ के अपने हिसाब से अपनी दुकान का यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बना सकते हैं। इसके टर्म्स में मत जाइएगा, सुनने में बहुत भारी लगता है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है व्हाट, व्हेन एंड हाउ, क्या, कब और कैसे हमें करना है। इसका मुख्य बात है कि आप अपने हर एम्प्लॉय का जॉब प्रोफाइल क्रिएट करें, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, इसको रिटन फॉर्मेट में तैयार करें। अपने सारे एम्प्लॉय का KRA तैयार करें, की रिस्पॉन्सिबल एरिया, उनके मेजरमेंट के लिए KPI डिसाइड करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और अगर ये जब आपका रिटन फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा तो आपके एम्प्लॉय को आपको बार बार डायरेक्शन देने की, कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके एम्प्लॉय धीरे धीरे, आपकी जो टीम है वो आपके वर्कलोड को हैंडओवर कर लेंगे। ये वर्कलोड हैंडओवर करने के बाद आपके पास बहुत सा समय बचेगा, फ्री टाइम, जैसे आज आपके पास फ्री टाइम है, और ये फ्री टाइम को आप मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग और फ्यूचर प्लानिंग प्रोसेस में लगा सकेंगे। और ये फ्यूचर प्लानिंग प्रोसेस आपके व्यापार को लॉन्ग रन में बहुत बड़ी लीड देगा, बहुत बड़ा ग्रोथ देगा। इसके साथ ट्रेल में हमारा एक और बहुत बड़ा पॉइंट है परचेज। परचेज में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, रिटेल के साथ एक जुड़ा हुआ शब्द है डिटेल। जब भी आप रिटेल की बात करते हैं तो वहां डिटेल शब्द साथ में जुड़ा होता है। कोई भी काम करने का आपका तरीका जब तक डिटेल में, डेप्थ में जाके काम नहीं करेंगे, वो रिजल्ट नहीं देगा। आपको अपने स्टॉक और सेल्स का डेटा रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने सेल्स के डेटा को, अपने स्टॉक के डेटा को रेडी रखें। अपने लिए गोल्डन स्टेटमेंट तय करें, अपना टारगेट सेट करें। मैं आज कहाँ हूँ, ये आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, उसके हिसाब से टारगेट डिसाइड करके आप अपने परचेज में प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी MBQ, मिनिमम बेस क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, आर्टिकल वाइज, SQ वाइज। आप अपने अलार्मिंग स्टॉक लेवल तय कर सकते हैं कि किस स्टॉक लेवल पे मेरे को परचेजिंग होल्ड कर देनी है। आप अपने स्टॉक के अंदर में NOS आइटम, नेवर आउट ऑफ स्टॉक आइटम को डिसाइड कर सकते हैं, जो आइटम ऑल टाइम आपके यहाँ स्टॉक में रहना चाहिए। आप अपने अंदर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस लगा सकते हैं। हर माल वो जो पहले आया है उसको पहले बेच के मुझे निकालना है। अपने स्टॉक के अंदर में स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग आइटम को डिसाइड कर सकते हैं। स्लो मूविंग पे क्लियरिंग का फोकस, और फास्ट मूविंग को मेरे को बार बार बाइंग करना, रिप्लेसमेंट करते रहना, ताकि वो स्टॉक ऑल टाइम मेंटेन रहे। जैसा भागीरथ जी ने कहा 80-20 का रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वो 80% सेल आपको सिर्फ 20% प्रोडक्ट से मिलती है। ये 20% प्रोडक्ट आपका NOS होना चाहिए, ऑल टाइम आपके स्टॉक में मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप ये मेंटेन रख सकते हैं, सिर्फ 20% फोकस प्रोडक्ट में फोकस करके इसको मेंटेन रखते हैं, आपकी दुकान का फ्रेशनेस, आपकी दुकान का स्टॉक रोटेशन, आपकी दुकान में ओल्ड स्टॉक का क्रिएशन ही खत्म हो जाएगा, और आपकी पूरी दुकान एक स्मूथ सिस्टम पे चलेगी। तो ये सब काम करके आप अपने स्टोर की इफिशियंसी, अपने स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी, अपने स्टोर का आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो इस खाली समय को जाने मत दें, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक रिटेल बांधवों के लिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का ही आप फायदा उठा के अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।
मेरा मानना है कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के बॉडी का हम रिटेलर हार्ट है, दिल है। जिस प्रकार आप देखते हैं दिल हर वक्त हर पल काम करता है, पुराने खून को लेके नए खून को पंप करता है। इसी प्रकार हमें मार्केट से स्टॉक इन करना है कंटिन्यूअसली फिक्स क्वांटिटी में, ओवर क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी है, और कंटिन्यूअसली मार्केट में पेमेंट फ्लोट करना है। अगर आपका दिल सही से काम करेगा तो आपकी बॉडी चुस्त तंदुरुस्त रहेगी। इसी प्रकार अगर हम रिटेलर भाई अब जो इस रिटेल सिस्टम के टेक्सटाइल सिस्टम के हार्ट है, अगर ये सही से काम करे, कंटिन्यूअस बाइंग करे और कंटिन्यूअस पेमेंट फ्लो करें, तो हमारा ये फुल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये पूरी रिटेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीवित रहेगी और हेल्दी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू कमल जी, थैंक यू। सो दोस्तों, हम लोग आज जो भी अपने लोग आए हैं बहुत लकी हैं कि अपने इंडस्ट्री में, रिटेल की इंडस्ट्री में जो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने दुकानों को चला रहे हैं, वो अपने पूरे मंत्र साझा कर रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पहुँचे और छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। और इन्होंने जो परचेज के बारे में बात बताई, भागीरथ जी ने भी बताई कि जैसे इनका हमेशा कहना है, मिश्रा जी का भी हमेशा कहना है कि सेल तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा परचेज इम्पोर्टेंट है। सो परचेज इज ए मोस्ट प्लेजरेबल एक्टिविटी, लेकिन परचेज बहुत इंटेलिजेंट तरीके से होनी चाहिए। जो चीज चाहिए, जो हमारे पास ज्यादा बिक रही है, इन दोनों की बातों से यही समझ में आ रहा है कि वो चीजों की ज्यादा परचेज करनी चाहिए और उन चीजों की शॉर्टेज दुकान में होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर माल में अपने सेल कम है और स्टॉक ज्यादा है तो हमको परचेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सेल हो रहा है तो हमको जरूर परचेज करनी चाहिए। और जैसा पहले अपने सुनील जी, अनिल जी ने और अभय जी ने बताया कि हमारे पास में 6 महीने से ऊपर का अगर कोई माल हो रहा है दुकान में, और या 9 महीने से ऊपर का, आप वो अपना आप डिसाइड करिए स्टैंडर्ड, उस माल को किसी भी तरह से अपने को बेच करके खाली करना चाहिए दुकान को और अपने रुपए को छुट्टा करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मंत्र मेरे ख्याल से जो इन लोगों से बात करने से समझ में आया, अगर ये हम अपनी दुकान में लागू करते हैं जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आफ्टर कोरोना, तो मैं समझता हूँ कि जो गैप हमको ये 2-3 महीने का पड़ेगा, जो नुकसान ये 2-3-4 महीने का हमको ये आपदा की वजह से लगेगा, तो हम मिलकर के इन चीजों को जरूर डेफिनेटली क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे। इसी कड़ी में हैदराबाद से हमारे साथ में भगवती क्लोथ स्टोर से वेणुगोपाल जी आए हुए हैं, जो एक मकसद से यहाँ पर मैंने बुलाया है उनको। तो वेणुगोपाल जी, वेलकम वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी की 6000 स्क्वायर फीट की दुकान है और करीब करीब 12 करोड़ का इनका सेल है आज के दिन। तो वेणुगोपाल जी की मैं उनसे ही पूछते हैं अपने कि उन्होंने ये 12 करोड़ का सेल कैसे किया। तो जब तक ज्वाइन करते हैं मैं बताता हूं उनकी। वेणुगोपाल जी, जी वेणुगोपाल जी बोलिए सर। हाँ जी, हाँ वेणुगोपाल जी, हाँ, अभी आज के दिन आपका सेल कितना है? मेरा 12 करोड़ का सेल है। जब मैं मिला था 6 महीने पहले, 6-7 कितने महीने पहले मिले थे हम लोग? 6 महीने पहले मिले थे। हाँ, तो क्या बात हुई थी अपनी? आप 2000 फुट आपने दुकान में गोडाउन बना रखी थी। हाँ जी। तो क्या हुआ फिर, क्या किया आपने? रमेश जी और सभी व्यापारियों को मेरा नमस्कार। सियाराम ग्रुप का धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया है आप लोगों ने। तारापुर कॉन्फ्रेंस में, हेलो, हाँ जी बोलिए। यस यस। हाँ जी, तारापुर कॉन्फ्रेंस में रमेश जी ने बताया कि उन्हें एक सोच आई और उनकी सोच थी कि तारापुर प्लांट में कॉन्फ्रेंस करे और सभी व्यापारियों को बुलाए। तो रमेश जी ने 3 महीने में सारा सेटअप करके कॉन्फ्रेंस की है। वो कॉन्फ्रेंस में मेरी रमेश जी से मुलाकात हुई है। मैंने रमेश जी को बताया मेरे 6000 स्क्वायर फीट दुकान है, 3000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर और 3000 फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन है। तो रमेश जी ने मुझे बताया कि आप गोडाउन कहीं शिफ्ट करिए, शिफ्ट करके ऊपर भी रिटेल चालू करिए। मैंने विदिन 24 आवर्स हैदराबाद पहुंचते ही गोडाउन शिफ्ट करवा के ऊपर भी रिटेल चालू किया है मैंने, और मेरा 8 करोड़ का टर्नओवर 12 करोड़ पे पहुंचा। वेरी गुड वेणुगोपाल जी, थैंक यू। मेरी सभी रिटेल व्यापारियों से विनती है कि वो अपनी दुकान में गोडाउन मत रखिए, रिटेल को बढ़ाए।
सो दोस्तों, इनकी बातों से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हमारी बहुत प्राइम लोकेशन में शॉप है तो हमको कोई भी अपनी दुकान का स्पेस गोडाउन में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेल के लिए अगर हम काम में लेंगे तो हमारा सेल बढ़ जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण वेणुगोपाल जी है, जिन्होंने 8 करोड़ के सेल को सिर्फ 6-8 महीने में डेढ़ा कर दिया, क्योंकि इनकी दुकान की साइज बढ़ गई और सेल इनके पास में ऑलरेडी है और बहुत प्राइम लोकेशन में दुकान है। अगर हमने शॉप के अंदर गोडाउन बना रखी है तो मेरा सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसको कहीं दूर ले जाएं और अपने प्राइम जगह को दुकान के काम में लें, तो उससे अपना सेल बढ़ जाएगा। यही शायद वेणुगोपाल जी कहना चाहते हैं। थैंक यू वेणुगोपाल जी। बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ में आई कि अपने को एक तो पुराना माल अपने दुकान में रहना नहीं चाहिए, माल की परचेज हम लोगों को बहुत ध्यान से करनी चाहिए, जो चीज चाहिए वो होनी चाहिए। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें हम खरीद लेते हैं जिसकी वजह से हमको जो चाहिए वो हम खरीद नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें हमें अभी तक समझ में आई। और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातें वो तो है ही है, हमारे सेल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। कमल वीरिया जी ने बताया कि एसओपीज को हमको ध्यान रखना चाहिए और इसके बाद में डेलीगेशन देना चाहिए, जो उन्होंने बताया खास करके कि अगर अपने काम को बढ़ाना है तो हमको जो छोटे काम है वो दूसरों को दे देना चाहिए। हमारे में से बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया मैं पहले कैश काउंटर पे बैठा रहता था, तो इस तरह की कोई चीजें हैं वो हम किसी और को सौंप दें और अपने काम को बढ़ाने के काम में लग जाएं। सो थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब मैं अमन खान जी, जो मेरठ फाइन यमुनानगर से आए हैं, टेलरिंग का महत्व हमारे कपड़े के बिजनेस में, टेलरिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम टेलरिंग के साथ में फैब्रिक या रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा सेल बढ़ सकता है। तो उसके बारे में टेलरिंग का क्या महत्व और उसके होने से किस तरह से सेल बढ़ा, जिसमें भी आपने, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने टेलरिंग किया है, उनका सेल बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोप उसकी वजह से मिलने वाला है। तो मैं अमन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेलरिंग की महत्ता बताएं और वो किस तरह से वो अपनी दुकान में इसको करते हैं, ताकि हमारे बाकी लोग थोड़े मोटिवेट हों। अमन जी। अमन जी। मार्गरेट आप अनम्यूट कर, हाँ ओके ओके डन। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। रमेश जी को नमस्कार, सोनी जी को नमस्कार, सभी बंधुओं को नमस्कार। अमन साहब ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेरे जैसे छोटे आदमी को बुलाया है यहाँ पे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ सर, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपके सभी की बात सुन रहा था कि आप सेल बढ़ाने के तरकीब बता रहे थे। आज का जो टाइम है, मैं ये सोचता हूँ कि रिटेलर के लिए सबसे जरूरी है कि उसके यहाँ पे एक अच्छी टेलरिंग हो। जो भी अच्छा रिटेल का काम करने वाले हैं, मैं ये मानता हूँ कि एक वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन उनके पास शेफ नहीं है। आपको एक शेफ का अरेंज करना है, आपकी सेल बहुत बढ़ सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम कभी छोटी सी टेलरिंग का काम करा करते थे, हमारा थोड़ा उल्टा हिसाब है। हमने कपड़ा ऐड किया अपने उसके अंदर। मैं पहली दफा रमेश जी से बुला था दुबई के अंदर, वो मेरी बहुत बड़ी गलती की, समझ लो गलती थी कि मुझे आदत पड़ गई रमेश जी से मिलने की। तो इन्होंने कहा था कि कोई अपनी सेल अगर डबल करना चाहे तो मेरे से मिले। मैंने इन्हें कहा कि मैं तो 4 गुना करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो इन्होंने जो मुझे बताया था, मैंने उसके ऊपर फार्मूला अपनाया और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। और आज जो है ना, भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, कि अब मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ तक जा सकता था, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टेलरिंग होने की वजह से। हम पहले टेलरिंग का काम करा करते, मैं पहले अपना पूरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि हम पहले काम करा करते थे टेलरिंग का। हमारा छोटा सा काम था। मैं रमेश जी से मिला, इन्होंने मुझे बताया कि आप अपने कपड़े का काम जोड़ो अपने साथ। मैंने अपने साथ कपड़े का काम जोड़ा कि अब 4 गुना क्या, मैं कहूँगा 8 गुना मेरा जो है सेल बढ़ चुका है। कुछ नहीं, छोटा सा वो है, फार्मूला है कि कुछ नहीं, आप जो है ना एक अच्छा टेलर, अच्छा वो ढूंढो, उसे एक अच्छी जगह दो अपनी दुकान के अंदर और अपनी टेलरिंग शुरू करो। आपने जो भी फार्मूला अभी तक बताए, रमेश जी ने बताए और लोगों ने बताया, मैं सभी की बात सुन रहा था, लेकिन कोई भी टेलरिंग के नहीं वो बात कर रहा था। आज हमारी जरूरत है एक अच्छी रेस्टोरेंट। हमारा जब भी कंप्लीट बनेगा
एक हमारा रेस्टोरेंट भी अच्छा हो, हमारे पास शेफ भी अच्छा हो। हमारा थोड़ा हिसाब उल्टा था, हम शेफ थे, हमारे पास रेस्टोरेंट था। ये देखो कि हमने कितनी मेहनत की होगी एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए। शेफ को रेस्टोरेंट बनाना पड़ जाए तो उसके लिए क्या है। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छे रेस्टोरेंटों के मालिक हो, आपको तो सिर्फ शेफ अरेंज करना है। और जब आप टेलिंग शुरू करें, मैं एक छोटी सी बात कह के आपको आगे बताऊंगा कि आप ना आप पीछे चले जाओ, आज से 50 साल पहले। रमेश जी जानते होंगे, रमेश जी के फादर की बात करता हूँ। उस टाइम क्या हुआ करता था कि कपड़े वाले से कपड़ा लेते थे, फिर टेलर को जाके सिलने के वास्ते देते थे, और फिर उसके बाद मोची के पास जाया करते थे, जूते का नाम देते थे और बताया करते थे भाई हमारे लड़के की शादी है ना फलाने तारीख को है, आप शेरवानी सिल देना। जूते वाले को कहते थे भाई जूता बना देना, फिर उसके चक्कर काटा करते थे। तो क्या होता था उसमें, क्या हुआ जब वो मोची है ना, मोची के अंदर क्या हुआ, मोची के काम के अंदर इन्वेस्टर आ गए, उसके अंदर जो है ऑटोमेशन आ गया। तो लोगों ने क्या करा, इन्वेस्ट करके ऑटोमेशन कर लिया, और जो है ना ब्रांड बन गया, लिबर्टी बन गया, बाटा बन गया, वुडलैंड बन गया। मोची ने इस बारे में नहीं सोचा अपने बारे में कि मैं भी कुछ अपना इन्वेस्ट कर दूं और कुछ अपना काम बढ़ा लूं या कुछ वो ले आऊं, ऑटोमेशन ले आऊं। आज मोची क्या करा, वो अपनी दुकान छोड़ के ना पेड़ के नीचे आ गया, लोगों की जूते पॉलिश कर रहा है। अगर हमने इस बात के ऊपर गौर नहीं करा, हमारा भी यही हाल हो जाएगा। लोग बड़े बड़े ब्रांडों पे शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं और वो शिफ्ट हो जाएंगे। हो क्या रहा है कि हमें टेलरिंग में इन्वेस्ट करना है और हम लोग इस बात को सोच नहीं रहे। आपके अनुसार अमन जी ये टेलरिंग से बिजनेस कई गुना बढ़ा है अभी 2-3 साल में, 4 साल में? सर आप सोच भी नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकता। हमने कभी ख्वाब भी नहीं सोचे थे कि अब भगवान या ऊपर अल्लाह ताला हमें इतना दे देगा कि हमने सोचा भी था। मैं सिर्फ एक दफा, आपको याद होगा, दुबई में आपसे मिला था, आपने मुझे समझाया था और हमने फिर इसमें इन्वेस्ट किया था। मैंने टेलरिंग मैं थोड़े से मूल मंत्र बता देता हूँ आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक तो क्वालिटी आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक आपको अपडेट रहना है। क्वालिटी आपको जो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी और सर्विस पहले है सबसे। अगर आपने ग्राहक को टाइम पे दे दिया और थोड़ा 19-20 भी हुआ तो चलेगा। अगर आपने उसको लेट कर दिया तो भी प्रश्न बना के दे देगा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही अमन जी। रमेश जी ने मुझे मौका दिया, मैंने आपसे इतनी बात की। अगर भगवान ने चाहा कभी और मौका दिया तो आप मेरे से डिटेल से बात करना, मैं आपको एक चीज समझा दूंगा कि टेलरिंग में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। आज हम टेलरिंग कर रहे हैं, जीतू भाई हमारे पास बैठे हैं, जीतू भाई सुन रहे होंगे। आप यकीन माना, मैं जीतू भाई से मिलने अहमदाबाद गया था, शायद जीतू भाई को याद ना हो, सिर्फ ये पूछने के लिए आप इतनी अच्छी टेलरिंग कैसे करते हैं। जबकि मैं भी अपने बचपन से टेलरिंग देखता आया था, टेलरिंग कर रहा था, फिर आगे मैंने अपने अप्लाई किया। आज आप यकीन मानना 60% जो है ना हम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, 40% सिर्फ मैनुअल काम है हमारे यहाँ। सामन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टेलरिंग का आपने महत्व समझाया। और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से भाई जो आज यहाँ आए हुए हैं इससे मोटिवेट होकर के वो टेलरिंग पर सर आपने मुझे कभी मौका दिया, अगर वो हुआ तो मैं जो है ना, अगर कोई भी ऐसे पूछना चाहे मैं डिटेल में बताऊंगा सबको। के थ्रू टेलरिंग का सेमिनार कर देंगे सर, तो सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों नाउ इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अभी जो ये जमाना है, देखिए कोरोना का जो अभी एक इफेक्ट चल रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे फिजिकली, और हम लोग मेहनत करके छोटे दुकानों के लिए किस तरह से हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म खड़ा रमेश जी मैं एक बात बोल सकता हूँ? रमेश जी एक बात बोल सकता हूँ? बोलिए सर, बोलिए सर। सर हम कोरोना में भी खाली नहीं बैठे, आज भी हमारी उतनी डिमांड है जितनी बिना कोरोना की थी। हमने क्या करा, एक हफ्ते खाली बैठे, उसके बाद हमने पीपी किट के बारे में सुना और पीपी किट बनानी शुरू कर दी। वेरी गुड। आज जो है ना, यकीन मानना कि हमारे में इतनी इंक्वायरियां हैं कि हम अपने ऑर्डर नहीं पूरे कर पा रहे। हमारी फैक्ट्री बस दस्तूर उस तरह ही चल रही है, मन में चाह है तो है पूरी। हम देश का भी भला कर रहे हैं, अपने वर्करों का भी और अपना भी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको खास ईद मुबारक हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जो आज का अपना रिक्वायरमेंट है कि अपने जो हमारे कस्टमर जब नहीं आ रहे हैं, तो हम एक छोटा रिटेलर 500, 1000, 1500 फुट का जो ज्यादा कंप्यूटर के बारे में जानता नहीं है, वो भी अपनी दुकान में अपना एक ई पोर्टल कैसे खोल ले, और हमारे कस्टमर जिनको हम जानते हैं, जिनका हमारे पास में नंबर है, एक छोटे व्हाट्सएप के द्वारा
उनको किस तरह से अपनी पूरी दुकान प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आमंत्रित करने के लिए वो एक ऐप को हम लोग अभी सभी को बताएंगे। और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा इलाहाबाद से मदन स्टोर के श्री विक्रांत जी। विक्रांत जी के बारे में, ये गारमेंट की 7-8 दुकानें चलाते हैं और 75 करोड़ से उनका सेल है ऊपर। और ये 4 भाई मिलकर के ज्वाइंट फैमिली से, फैमिली एथिक्स और वैल्यूज भी बहुत अच्छे हैं और ये अपनी दुकान को चलाते हैं। और मैं विक्रांत जी से 1-1.5 साल पहले मिला था, तो इन्होंने अपनी दुकान में कंप्यूटराइजेशन को बहुत अच्छी तरह से यूज किया हुआ है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने छोटे रिटेलर के लिए हम किस तरह से अपनी दुकान में एक अपना ही पोर्टल बना सकते हैं, जो हमने एक पार्टी के साथ में मिलकर के भी नक्की किया है। और हमारे छोटे रिटेलर्स को वो बहुत यूजफुल होगा ये जो ऐप है। तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए और अपनी दुकान में किस तरह से कंप्यूटर का यूज करके ये अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा विक्रांत जी को, इलाहाबाद से मदन स्टोर। गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग सभी रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स को। और मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया आने का, जहां इतने सीनियर्स एज में और एक्सपीरियंस में मुझसे बैठे हुए हैं लोग, जैसे जीतू भाई अपने जेडलू वाले हो गए, भागीरथ जी हो गए, और भी जितने मैं लोगों को आज देख रहा हूँ पहली बार, वो भी सब बहुत सीनियर हैं। तो जैसा कि आपने कहा अंकल, मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी एक तो अभी बातें हुई जिसके रिलेशन में मतलब काफी सोल्यूशन दिया गया, स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए, किस परसेंटेज में इन्वेंट्री और सेल्स को जो है कैलकुलेट किया जाए। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अब हमारे आगे आ रहा है वो ये है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो मैं इधर बदलते हुए देख रहा हूँ और आगे भी मुझे लग रहा है वो काफी बदलेगा। जो एक हमारे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एडवांटेज थी, जो गारमेंट और फैब्रिक इंडस्ट्री की एक एडवांटेज थी, वो ये थी कि जो कस्टमर हमारा फैब्रिक और गारमेंट हमारे रिटेल स्टोर पे आके फील और टच कर पाता था, वो क्योंकि पीछे लॉकडाउन में हमारी दुकानें बंद रही और आगे भी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते बहुत ज्यादा कस्टमर जो है मार्केट में इतना भी उस हिसाब से नहीं निकल पाएगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सेफ्टी कंसर्न्स होंगे, तो कहीं ना कहीं फुटफॉल मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी थोड़ी अभी कमी रहेगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि ये जो एक ऑनलाइन की तरफ जो है पूरा कस्टमर शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, एक जो ये बैरियर टूटा है, जो टच एंड फील का बैरियर था जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन वो भी ये टच एंड फील का बैरियर टूट गया क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, दुकानें हमारी बंद थी। तो जो नए कस्टमर्स ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए होंगे या जो पहले कम खरीदते थे और अब वो ज्यादा खरीद रहे होंगे ऑनलाइन से, चाहे उन्होंने एसेंशियल्स की बाइंग की चाहे नॉन एसेंशियल्स की बाइंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है हमारे आगे कि जो कस्टमर्स कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जो हमारे पास वापस फिजिकल स्टोर में आएंगे और कुछ परसेंटेज मुझे लगता है कि शिफ्ट भी हो जाएंगे ऑनलाइन की साइड, या जो हमारा एक रेगुलर कस्टमर है जो हमसे पहले मान लीजिए एवरेज साल की 12 शर्टें लेता था, हो सकता है वो हमसे 11 ले 10 ले, क्योंकि उसको एक पैरेलल ऑप्शन जो ऑनलाइन की तरफ है वो दिखने लगेगा, क्योंकि उसको एक फोर्सफुली एक मजबूरी के तहत लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन जाके अपनी शॉपिंग करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि अब हम इस फैक्ट को जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको मतलब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये जो बदलाव है ये कस्टमर की सोच में आ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सर सोल्यूशन तो सबसे पहले ये है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बदलाव आ रहा है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसी सोच में कई लोगों के होता है कि ठीक है भाई वो ऑनलाइन है, वो अपना चल रहा है, हमारी दुकानें अपनी चल रही है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रही है, तो ठीक है भाई हमारा काम चल रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव आने वाला है, तो इस चीज को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें एक अपनी सोच में ये तैयारी करनी चाहिए कि हाँ ये बदलाव आने वाला है। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए हमें कोई बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत बड़ी वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है। हमें इन ई कॉमर्स कंपनीज को जो है उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑल इंडिया लेवल पे उनसे कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है उनसे अपने टर्फ, अपने घर के ग्राउंड पे, अपने लोकल मार्केट में अपने रेगुलर कस्टमर से फाइट करनी है। जो हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमें फिजिकली हमारे स्टोर पे आता था, हमारे से अच्छा रिलेशन था, और वो जो कि ऑनलाइन अगर जा रहा है तो हमें उससे जाने से रोकना या उससे कम्पीट करना है। तो जब आप हमारे लोकल ग्राउंड की बात करेंगे कि हमें अपने लिए क्या ऐसा करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को कहीं ना कहीं डिजिटली प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपना एक वर्चुअल स्टोर बनाना पड़ेगा जो कि एक इजी फॉर्म में बन सके, बहुत फास्ट फॉर्म में बन सके, उसका कोई बहुत बड़ा बजट ना हो, उसका कोई बहुत बड़ा जो है ऐसा कोई वो वायबिलिटी इश्यूज ना हो, और वो बहुत फ्री टू फास्ट टू यूज हो, इजी टू यूज हो। तो मुझे लगता है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपकी दुकान की सर्विस का एक एक्सटेंशन है। आप जैसे तरह तरह की हमारी दुकानों पे हम लोग सर्विस देते आए हैं आज तक कस्टमर्स को, जैसे ऑल्ट्रेशंस की रही है, जैसे कि पेमेंट की रही है अलग अलग माध्यम के तरीकों से,
और जैसे कि हम लोग होम डिलीवरीज भी करना शुरू कर चुके हैं, कुछ हमारे रिटेलर्स हैं जो अभी होम डिलीवरी भी करना शुरू कर चुके हैं, तो इसी तरीके की ये एक हमारी सर्विस की एक्सटेंशन होगी, जिसमें कि हम अपने कस्टमर को जो है अपने स्टोर के कलेक्शंस को, अपनी रेंज को, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखा सकेंगे। इससे 3 फायदे होंगे। देखिए 3 तरीके से इससे हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। कस्टमर जो हमसे ऑनलाइन खरीदना चाहता है वो सीधा हमारे पोर्टल पे आके ऐप के जरिए, जिस ऐप के बारे में अभी गौरव जी आगे पूरी डिटेल में बताएंगे, ऐप के जरिए हमारे पोर्टल पे आके हमसे बाइंग करके हमको पेमेंट करके पूरा पीस खरीद भी सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर कस्टमर को हमसे कुछ ऑप्शंस अपने घर पे डिलीवर कराने हैं, मान लीजिए 8-10 ऑप्शन वो चाहता है मेरे घर पे डिलीवरी कर दीजिए, उसमें से हो सकता है हम 2 ही 4 ऑप्शन जो है परचेज करें और बाकी आपको रिटर्न कर दें, तो ये भी फैसिलिटी हम कस्टमर को दे सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर हमारा कस्टमर हमारे कलेक्शंस जो है वो डिजिटली देखता है और वो ये डिसाइड करता है कि जब मैं बाजार में इनकी दुकान पे जाऊंगा तो मुझे वहां पे कम से कम टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है सेफ्टी कंसर्न्स है, तो उसको आपकी दुकान का कलेक्शन पहले से ही दिख जाएगा, तो वो आपके पास इंक्वायरी डाल के 8-10 पीस का सिलेक्शन आपको बता देगा कि भाई मैं आपकी दुकान पे आके इनमें से ही कुछ प्रोडक्ट्स फाइनल कर दूंगा, तो उसकी जो परचेजिंग टाइम है आपकी दुकान पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी पीछे जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ तो ऑनलाइन कंपनियों ने जो है नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी जो है डिलीवरी की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट से ले ली। तो उस दौरान हमारे कस्टमर ने हमको कॉल किया और पूछा क्या भाई आप भी डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वालों ने शुरू कर दिया नॉन एसेंशियल्स की। तो इस बात पे हमको फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर जो है वो हमसे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाए या हमसे दूर हो जाए, तो हमने भी अपनी लोकल अथॉरिटीज को अप्रोच करके उनसे परमिशन लेने की कोशिश की, बट हमें गारमेंट्स की तो परमिशन नहीं मिली। एक सेगमेंट हम अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है वो न्यूबॉर्न बेबी प्रोडक्ट्स का और टॉयज का करते हैं, तो हमने जो है न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल्स का जो है परमिशन लेके अपने लोकल अथॉरिटीज से उसको जो है हमने होम डिलीवरी की सर्विस देने के लिए अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना शुरू किया। इसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि हम चाहे लॉकडाउन की ही कंडीशन है लेकिन हम अपने कस्टमर्स के किसी तरह टच में रहें, कहीं ना कहीं अपने कस्टमर से लिंक में रहें, वो हमें भूले नहीं। तो जब हमने ये सोचा कि अब हमको ये प्रोडक्ट अपना कस्टमर को दिखाना है, तो हम प्लान करने लगे कि किस तरीके का हम ऐसा प्रोडक्ट का कैटलॉग क्रिएट करें, किस तरह अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिस्प्ले करें कस्टमर के सामने डिजिटली, जिससे कि उसको वो प्रोडक्ट खरीदने में एक कंफर्ट आए, एक उसको ऐसा फील आए कि जैसे वो किसी प्रोफेशनल ई कॉमर्स साइट पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हो। तो इसी के चलते हमने जो ऐप यूज की, जिस ऐप के बारे में अभी गौरव जी बताएंगे, जब वो ऐप यूज की तो हमने उसमें अपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए बहुत ही इजी तरीके से। ये फुल्ली मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू मुझे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं करना पड़ा, और मुझे लगता है कोई भी एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का जानकार नहीं है और या टेक्निकली साउंड नहीं है, वो भी क्योंकि अगर एक स्मार्टफोन यूजर है तो वो अपने फोन से अपनी दुकान के पूरे कलेक्शन का जो है डिजिटल कैटलॉग बना सकता है। गारमेंट से रिलेटेड भी हमने अब कैटलॉग बनाना शुरू कर दिया और हमने जो है उसको जो है एक अच्छे तौर से जो है प्रेजेंट करने की सिस्टम का सोचा है, जिसके तहत मान लीजिए हम कस्टमर को फॉर्मल शर्ट्स का कैटलॉग अलग दिखाएंगे, प्रिंटेड शर्ट्स का अलग दिखा सकते हैं, कैजुअल्स का अलग दिखा सकते हैं, या रेंज वाइज 700 रुपए से 1000 रुपए की शर्टों का कैटलॉग अलग दिखा सकते हैं, 1000 से 1500 की अलग दिखा सकते हैं। तो ये जो एक फॉर्मेट है, तो उसके थ्रू जब हमको इंक्वायरी आई, जब हमारा कस्टमर 3 तरीके से हमसे इंक्वायरी कर रहा है, या तो डायरेक्ट ऐप पे जाके बाइंग कर रहा है, या अगर वो हमसे पूछता है कि क्या आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो इंक्वायरी का जो सिस्टमैटिक हैंडलिंग थी, ये जो ऐप है इसके थ्रू व्हाट्सएप पे आप मल्टीपल इंक्वायरीज एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आप हैंडल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग डेटा। होता क्या है, कई बार जैसे हमारे रिटेलर आज भी जो है व्हाट्सएप से बिजनेस कर रहे हैं, फोटोज अपने कस्टमर्स को भेजते हैं और फिर उनसे जो है क्वेरी पूछ के उनसे उस कस्टमर को जो है काफी क्वेरीज होती है, वो रेट जानना चाहता है, वो कलर ऑप्शंस जानना चाहता है, वो साइज अवेलेबिलिटी जानना चाहता है। तो इस ऐप के थ्रू उस कस्टमर को उसके कलर ऑप्शंस भी दिख जाते हैं, उसका प्राइस भी पता चल जाता है, यहाँ तक कि अगर किसी प्रोडक्ट का बड़े साइज की होने की वजह से मान लीजिए साइज अलग है तो वो अलग साइज का रेट भी दिखाता है, कलर ऑप्शंस भी दिखाता है। तो ये जो ऐप हमने यूज की इतनी यूजर फ्रेंडली थी, इजी टू यूज थी, और इसका जो मोबाइल इंटरफेस है वो इतना इजी है कि किसी एक स्मार्टफोन यूजर को बहुत इजीली जो है ये बताया जा सकता है, और मल्टीपल इंक्वायरी आप सिस्टमेटिकली व्हाट्सएप से हैंडल कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात इसकी अंकल ये रही, इसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि ये ऐप हम तो यूज कर ही रहे थे, बट आपने जिस तरीके से इन ऐप डेवलपर्स को कांटेक्ट करके इसको जो एक ऐसे रेट पे लेके आए जिससे कि हमारे अंदर जो भी हमारे बीच में हमारे भाई रिटेलर्स ऐसे हैं जिनका एक सिंगल स्टोर ऑपरेशन है और जो एक ही दुकान में बैठ के पूरा बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जो आप ये रेट लेके आए हैं उसके लिए बहुत कमेंडेबल है। वो आप ही बताइए आगे कि आपने एक लास्ट बात अंकल और आपसे कहना चाहूंगा बस खत्म करने से पहले। देखिए मेरा मानना है कि अभी तक हम रिटेलर्स ने ऑनलाइन कंपटीशन को सीरियसली लिया ही नहीं है, तो
अब वो टाइम आ गया है कि अब हमने जो है अब ऐसा लगने लगा है कि अब हम लोग सर्वाइवल करना जो है हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो जब बात सर्वाइवल पे आती है सर, तो फिर हम लोग हर तरीके के जो है मेथड यूज करते हैं। और होता है ना, जब वो कहा जाता है कि यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच इट, आप ब्रिज तभी क्रॉस करते हैं जब आप उसके पास आ जाते हैं। तो आज वही टाइम आ गया और मुझे लगता है ये ऐप जो है ये एक ऐसी चीज है जिससे हम ऑनलाइन कंपनीज को एक हेल्दी कंपटीशन अपने शहर के अंदर उनको ये कंपटीशन दे सकते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा पोर्टल बनाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड विक्रांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये ऐप के बारे में, ये एक बहुत हमारी 500, 1000, 1500 फुट के जो दुकानें हैं, जो ज्यादा कंप्यूटर को समझते भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल का यूज करके व्हाट्सएप में अपना खुद का कैटलॉग बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो हमको अगर हमारी दुकान में 400-500 शर्ट रखे हुए हैं या 200 शर्ट के फैब्रिक की डिजाइन रखी हुई है, तो हमारा कस्टमर बोलता है कि मुझे 40 नंबर का, आपको पता है कि ये कस्टमर 40 नंबर की शर्ट लेता है, तो आप 40 पिक्चर लेकर के अपने मोबाइल से एक कैटलॉग बना सकते हैं और अपने जो भी कस्टमर हैं आपके नजदीक जिनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, एक सिंगल क्लिप के ऊपर उसको भेज सकते हैं और उसके पास में व्हाट्सएप पर सारा का सारा एक कैटलॉग खुल करके आ जाएगा, जिसमें वो उसको सेलेक्ट कर सकता है, उसको खरीद सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है और बाद में आप उसको डिलीवरी कर दीजिए। तो एक बहुत कम कॉस्ट में और बहुत कम छोटी टेक्नोलॉजी में आपका ई पोर्टल तैयार हो जाता है। और ये जो ऐप है ये हमारे रिटेलर भाइयों को हर चीज में काम में आने वाला है, वो भले साड़ी का प्रोडक्ट हो या आपका लेडीज के कोई प्रोडक्ट हो या शर्टिंग हो, शूटिंग हो या गारमेंट हो या और भी कोई चीज आप कर रहे हैं, तो हर चीज में इस ऐप को काम में ले सकते हैं हम। और इसका एक अपने रिटेलर भाइयों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए, हमारे बाकी भी सभी जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए हम उनसे एक बहुत अच्छा कॉस्ट प्राइस नेगोशिएट किए है हमने। और इसके बारे में आगे मैं गौरव को रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरह से ये ऐप वर्क करता है और हमारे छोटे से छोटे रिटेलर भाइयों को किस तरह से काम आने वाला है। सो गौरव, यू प्लीज शो हाउ दिस ऐप विल वर्क। थैंक यू ताऊ जी। सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट को मेरा नमस्कार। सो फार हमने देखा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी या हमारे दुकान में हम अपने काम करने के तरीके से हमारे दुकान का एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे सेल और प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विक्रांत जी ने हमें एक नया डायमेंशन दिखाया कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने दुकान को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के जमाने में रेलेवेंट रहने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल बढ़ते बढ़ते जा रहा है और उससे कम्पीट करने के लिए हम अपने उसके लिए ये ऐप का चर्चा उन्होंने किया। और जैसे कि सबको मालूम है ये कोविड के जमाने में फुटफॉल हमारे दुकानों में कम होने वाला है, तो हमें कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा और ये ऐप के जरिए हम सब ये काम कर सकते हैं। इस ऐप का एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूंगा। मार्गरेट जी, कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो? यस गौरव जी। पुराने बिजनेस के तौर तरीके को बदलने का समय अब आ गया है। आने वाले वक्त में हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि कस्टमर हमारे दुकान में आएगा और माल खरीदेगा। वक्त है उन तक पहुंचने का, उनके मोबाइल फोन के स्क्रीन का हिस्सा बनने का। क्विकसेल की मदद से आप 2 मिनट में अपने पूरे दुकान के प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बना के व्हाट्सएप पे ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। कैटलॉग बनाना बहुत आसान है। क्विकसेल ऐप पर प्लस बटन क्लिक कीजिए, अपने फोन गैलरी में से प्रोडक्ट्स अपलोड कीजिए, प्रोडक्ट जानकारी और कैटलॉग नाम डालिए। अभी शेयर पे क्लिक करके आप ये कैटलॉग किसी के साथ भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आपका कस्टमर इस पे क्लिक करके आपकी पूरी प्रोडक्ट कलेक्शन ब्राउज कर सकता है और पसंदीदा चीजें आसानी से कार्ट में डाल करके ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर आते ही आपको तुरंत ऐप में पता चलेगा और आप उनको वो ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट्स कितने समय के लिए देखे हैं, जिससे आपको उनके चॉइस का पता चलेगा। शुरू करने के लिए क्विकसेल ऐप डाउनलोड कीजिए और 14 दिनों के फ्री ट्रायल का फायदा उठाइए। Over to you, Gaurav.
गौरव जी का स्क्रीन फ्रीज है। Yes. ये गौरव जी। यस, थैंक यू मार्गरेट। सो आप जैसे आपने सब देखा, ये ऐप का नाम क्विक सेल है। ये एंड्रॉयड फोन्स, आईफोन्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत इजी टू यूज है। एक शॉप को डाउनलोड करके अपने शॉप को रजिस्टर करना बहुत आसान है। इस ऐप में आप अपने कोई भी जो शॉप में प्रोडक्ट है उसका एक इजीली फोटो अपने फोन से लेके कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ये कैटलॉग्स आप अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली व्हाट्सएप थ्रू या और कोई चैनल से शेयर कर सकते हैं। और तो और इस ऐप में डेटा एनालिटिक्स के काफी टूल्स हैं। जैसे आप अपने कस्टमर को ये भेजेंगे तो आप उसके सिलेक्शंस, उसके कार्ट और उसके शॉपिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं काफी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। एक कस्टमर के लिए बहुत आसान है क्योंकि ये ऐप से वो सिलेक्शन पूरा चेकआउट प्रोसेस इंक्लूडिंग पेमेंट ये ऐप अलाउ करता है। और ये ऐप नॉट ओनली गारमेंट्स बट फैब्रिक, गारमेंट्स, लेडीज, मेंस और भी सब कैटेगरी के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। तो एक ट्रेडिशनल रिटेलर जो एक शॉप लेके बैठा है और वो ऑनलाइन कॉमर्स से डरता है, तो ये उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है जहाँ पे एक नई दुनिया उसके लिए खुलेगी और वो अपने नए तरीके से एड्रेस कर सकेगा। बिकॉज ये अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम इस ऐप को बताना चाह रहे थे, तो हमने डेवलपर से बात करके इसका एक बल्क डिस्काउंट नेगोशिएट किया है जो ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस जितना है। तो इसका जो प्राइस हमने नेगोशिएट किया है मैं बताना चाहूंगा। 15 मंथ्स के लिए ये ऐप का यूजेज के लिए 5500 प्लस जीएसटी का रेट नक्की किया है। मैं रिपीट करता हूँ, 15 महीने का यूज करने के लिए इस ऐप के लिए आपको सिर्फ 5500 रुपया प्लस जीएसटी का कॉस्ट लगेगा। तो इमीडिएटली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये 15 दिन का फ्री ट्रायल भी है इसमें, और ऐप में एक लिंक भी है जिसमें डेवलपर्स रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। तो 15 दिन के फ्री ट्रायल के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 5500 रुपया फॉर 15 महीना। जिनको रजिस्टर इस महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है उनको हम ये ऐप के डिटेल्स बाद में भेज देंगे, और जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया है वो ये सेशन खत्म होने तक 5:30 पौने 6 बजे तक या इस चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो आप प्लीज रजिस्टर कीजिए और इस ऐप के बारे में और जानकारी हम आपको भेज देंगे। अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यूज हो रहा है। हमारा इटली का ऑफिस है कडिनी का, जहाँ पे डेनियला हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी हमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे इस ऐप का। Please. Daniela, you can present. Okay, greetings from Italy. As you know, Italy has also been affected by the virus, and many retailers are facing serious difficulties due to the restrictions imposed. However, this lockdown has also given us some big opportunities to learn how to improve our businesses by exploring new ways to reach our potential customers and create new opportunities. For this reason, our Italian office has been trying out QuickSell app, and we are proposing it to our customers. We find that it offers quick and easy way to create catalogs and share content with the final consumer and allow them to view all or part of our collections. It also provides multiple information regarding customer interaction, and it is also very simple and easy to use. And we find it is a very effective app which could really help retailers to boost their sales. Thank you, everybody, and keep safe. Thank you. Gaurav? Gaurav? Margaret, Gaurav is there? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसा कि आप सबने सुना, ये ऐप बहुत इजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो आप प्लीज इसे डाउनलोड करके इसका फायदा उठाइए। हमारे इंडस्ट्री में एक नया दौर लाएगा। I think Gaurav. Yeah. Yeah, you can take over, Soni ji.
Yeah, thank you, Gaurav. Thank you, sir. We have an important announcement coming. I would request Mr. Ashok Jalan, our director, to please come up and bring this announcement, sir. Ashok Jalan ji. सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अभी समय आ गया है जिसके लिए आप लोगों ने महाकुंभ टेक्सटाइल जगत में एक नया इतिहास अपन ने क्रिएट किया है। तो मैं आई रिक्वेस्ट मिस्टर स्वप्निल डांगरेकर फ्रॉम ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम टू काइंडली कम and address with us. Thank you. Thank you, everyone. It's been a pleasure to be present here to listen to all of you because you are such experienced people in this industry. This was a record for most viewers for a retail management YouTube live stream. और मैं आपके साथ ये पूरे लाइव स्ट्रीम में प्रेजेंट हूँ। मैंने सबका जो कहना है वो भी सुना है बिकॉज ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो आप कह रहे हैं पूरे इस टॉपिक को रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है वो प्री डिसाइडेड होता है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि 10,000 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें होने चाहिए और पूरा देखने के बाद आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप सब ने मिलके ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली ब्रेक किया है और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल बनता है। Congratulations all of you. Very well done. Thank you so much, Swapnil. Thank you. And इसको ऑफिशियल करने के लिए this certificate is yours. This is the official Guinness World Record certificate for most viewers for a retail management YouTube live stream was achieved by Siaram Silk Mills Limited, India on 23rd May 2020. Congratulations. And हम Guinness World Records में जैसे कहते हैं, you are all officially amazing. Thank you. Thank you, Swapnil. जी, Jalan sir, please. I request our CMD, Ramesh Poddar, to kindly deliver the congratulatory message to entire team and every participant attending this show. Ramesh ji, please. दोस्तों, आज हम सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हमारे जितने रिटेलर भाई, हमारे एजेंट भाई और बहुत सारे लोग इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए लास्ट 4-5 दिन से कोशिश कर रहे थे, तो मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये एक कंपनी का, सियाराम कंपनी का प्रोग्राम ना होके एक इंडस्ट्री का प्रोग्राम है और इसमें मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि हमारे सारे लोग, आज मुझे एक ऐसी भावना आ रही है कि जैसे कभी कोई किसी घर में कभी कोई घटना घटती है या कभी कोई गमी हो जाती है तो सारे परिवार के लोग 12 दिन तक एक साथ में मिलते हैं, सारे परिवार के लोग, जो भी छोटे से लेके बड़े तक। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये जो आपदा अपने देश पर आई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आई है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सारे लोग मिलकर के इकट्ठा हुए हैं और ये इस वक्त ही पॉसिबल हो सकता है। और ये हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भाई हैं, हमारे दूसरे हमारे सप्लायर्स और डीलर एजेंट, हमारे कंपनी के लोग, इन सब की मेहनत से, सिर्फ अपनी कंपनी के नहीं, बाकी भी टेक्सटाइल के लोगों ने इसमें इतनी मेहनत की है। हमारे तीनों पब्लिकेशंस, टेक्सटाइल मिरर, टेक्सटाइल वर्ल्ड और DFU, सबने इतनी मेहनत की है। तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अपने एक बहुत स्वर्णिम दिन है और ये आगे अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में ये पन्ना हमारा लिखा जाएगा। सो आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये बहुत प्रेस्टिजियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके लिए भी मेरे दिल से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड वीडियो बना करके और कई लोगों को प्रमोट किया था, उनका भी मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं। So, over Sir, to you. We have Ranveer Singh coming online now, and Ranveer Singh is not on Zoom. He is coming through another video conferencing platform. So, Margaret, I would request you to. So we welcome Ranveer ji.
You're patching him through, sir. 1 second. वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह सियाराम्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आई एम श्योर आपके लिए यह समारोह बहुत ही उपयोगी रहा। मैं सियाराम्स के इस एफर्ट से बहुत प्रभावित हूं। मेरी शुभकामनाएं सियाराम्स परिवार के साथ हैं और आशा है कि आप इस कोरोना के बाद जल्द ही अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो सूत्र यहां मिले हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित हों, बस हमें और क्या चाहिए। जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप सुनिएगा। ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह न होने दिया हो? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू। सोनी जी। Sir, Soni ji is just logging in. ओके। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है हम सब ने मिलकर के, तो उसमें मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग हो रही होगी। तो उसके जब तक मैं आप लोगों को कुछ एक और बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे टेक्सटाइल ट्रेड के इतने सारे लोग हैं। तो मैं 2 मिनट में, जैसे भागवत में हमने 24 गुरुओं के बारे में वर्णन सुना है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है, तो मेरे 8 गुरु हैं। वो कौन 8 गुरु हैं उनके बारे में मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूं। और सबसे पहले मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, वो हमारे सारे कस्टमर्स, सारे कंसल्टेंट्स और सारे बिजनेस लीडर्स जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये मेरे गुरु नंबर 1 हैं। और उसमें मेरे मेंटोर्स और पर्सनल कोच भी आ गए। नाउ मेरे जो गुरु नंबर 2 हैं, वो है हमारे सारे ट्रेड पार्टनर्स, भले वो सप्लायर हो, एजेंट हो, हमारे होलसेलर्स हो, हमारे रिटेलर भाई हो, जो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा है। तो आप भी मेरे एक तरह से गुरु जैसे ही हैं, जिनसे मैंने बहुत चीजें सीखी है। तीसरा मेरे गुरु हैं हमारे शेयर होल्डर और हमारे डायरेक्टर्स, जिनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और चौथा जो मैं हमेशा लोगों से सीखता हूँ, हमारे एम्प्लॉइज, वो भले सीनियर हो या जूनियर, हर व्यक्ति से किसी न किसी रूप में कभी ना कभी कुछ सीखने को मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर भाई, हमारे कॉम्पिटिटर फ्रेंड्स, उनसे हम इतनी चीजें सीखते हैं। पर्सनली मैं इतनी चीजें सीखता हूँ और वो हमको इतना बड़ा होमवर्क देते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उनको दिल से मैं सल्यूट करता हूँ। उसके बाद में मेरे जो 6 नंबर के गुरु हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, और वो छोटे हों या बड़े हों, उनसे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो मेरे 6 नंबर के गुरु हैं। 7वें जो मेरे गुरु हैं, वो मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल लीडर्स, जो हमने इन दिनों में भी सुना, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और 8वें नंबर पे जो मेरे गुरु हैं, वो हमारे सारे ट्रेड पब्लिशर्स, प्रेस के सारे जर्नलिस्ट और भी जितने लोग, उनसे भी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे आज बहुत बड़ा एक मौका मिला है कि मैं अपने जितने भी ये गुरु हैं, बड़ी विनम्रता के साथ में आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है, आप में से हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ सीखा है। और जाते जाते मैं एक, मुझे किताब बहुत ही पसंद है जिसका नाम है अल्टीमेट गिफ्ट, जो जिम स्टॉवेल ने लिखी हुई है। और ये किताब तो बहुत बड़ी है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। इस किताब का थीम ये है कि एक 87 ईयर्स के बुजुर्ग डेथ होने के बाद में अपने पोते के लिए एक वसीयत लिख के जाते हैं 12 CD के रूप में, और उससे 12 महीने तक कुछ ना कुछ काम कराते हैं। तो आखिरी CD में उनका इंस्ट्रक्शन होता है कि तुमको 1 महीने तक
अपनी कमाई हुई जो चीज है वो आपको लोगों को गिफ्ट करनी है, बट वो आपकी कमाई हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी जो कमाई थी, उस कमाई से जो बड़ी मुश्किल से उसने कमाई थी, वो अपने वो गिफ्ट को देता है। तो आज मैं आप सब लोगों को, हमारे जो ट्रेड के इतने सारे लोग हैं, हमारे इवन हमारे सभी सप्लायर्स और हमारे बायर्स, हमारे कंपनी के सारे स्टाफ और इतनी बड़ी संख्या में हमारे रिटेलर भाई जो आए हुए हैं, उनको एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जो मैंने खुद कमाया है। देखिए, आप लोगों को बिजनेस में माल सस्ता मिले, ज्यादा मिले, डिस्काउंट मिले, स्कीम मिले, वो सब मेरा नहीं कमाया हुआ, वो कंपनी का कमाया हुआ है। मेरा जो कमाया हुआ है वो आप लोगों से ही मैंने लिया है, और वो है प्यार का तोहफा। तो मैं आप सब लोगों को जाते जाते प्यार का तोहफा देना चाहता हूं, और जो मैंने आप लोगों से कमाया है, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस तोहफे को मैं दे करके कई गुना ज्यादा आप लोगों से लूंगा, क्योंकि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे जो और इंडस्ट्री के भाई लोग हैं, उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए बाकी जितने भी लोग अपने इंडस्ट्री से आए, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये लास्ट 2 दिन में हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, उन्होंने अपना वीडियो बना करके और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने की कोशिश की। बहुत सारे हमारे लोगों को बुलाया। वो एक सोनी जी को मैं कहूंगा कि वो 2 मिनट उनको डेडिकेट करते हुए उनके लिए एक छोटी फिल्म हमने बनाई है, जिसमें उनके सारे लोगों ने अपने जो बातें कही है उसको एक दिखाएंगे। सो मार्गरेट, कैन यू प्ले दैट फिल्म? यस सर, यस सर। सो ये जो फिल्म है, छोटी सी एक कोशिश है हमारी उन लोगों के लिए, उनको समर्पित करते हुए जिन लोगों ने 2 दिन में ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए रिकॉर्ड करके मैसेज भेजे हैं। इसे रोक लो, भोर को खोने न दो, हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, भोर को खोने न दो, भोर को खोने न दो। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है। वो पार लगे जो थामे जीवन में विश्वास की डोर है। जो शोर में सब सुन जाते हैं, हर राह में गिर जाते हैं, उनका जीना है जीना हर धड़कन डंके की चोट है। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है। वो पार लगे जो थामे जीवन में विश्वास की डोर है। जो शोर में सब सुन जाते हैं, हर राह में गिर जाते हैं, उनका जीना है जीना हर धड़कन डंके की चोट है। भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को पकड़ ले प्यारे, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को पकड़ ले प्यारे, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को। हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, भोर को खोने न दो। हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, भोर को खोने न दो, हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, भोर को खोने न दो, भोर को खोने न दो। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है। वो पार लगे जो थामे जीवन में विश्वास की डोर है। जो शोर में सब सुन जाते हैं, हर राह में गिर
जाते हैं उनका जीना है जीना हर धड़कन डंके की चोट है। हर रात के बाद एक भोर है जो चले सुबह की ओर है, वो पार लगे जो थामे जीवन में विश्वास की डोर है, जो शोर में सब सुन जाते हैं हर राह में गिर उठ जाते हैं उनका जीना है जीना हर धड़कन डंके की चोट है। भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को पकड़ लो प्यारे, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को पकड़ लो प्यारे, भोर भोर इस भोर भोर के छोर छोर को। इसे रोक लो, हाथ बढ़ा के इसे रोक लो, भोर को खोने न दो। थैंक यू। सोनी जी। Yes, sir. So there are a couple of important mentions. One is that कि जो गौरव जी ने एप्लीकेशन के बारे में बोला, तो इस एप्लीकेशन का जो ओरिजिनल प्राइस है that is 12,000 rupees and it has been specially negotiated 5,500 rupees for all the customers who are attending this webinar with सियाराम, जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पार्ट है, और जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है या आप प्रेजेंट है यूट्यूब पे बट रजिस्टर नहीं किया है, तो हम चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक डाल रहे हैं अभी। आज रात 10 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, देन वी विल क्लोज दिस रजिस्ट्रेशन लिंक। सो यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस एप्लीकेशन एट ए स्पेशल प्राइस, क्योंकि ये एक स्पेशल लिंक से ही डाउनलोड हो सकता है। अगर आप इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इसकी ओरिजिनल प्राइस पे करनी पड़ेगी, और ये लिंक अगर सियाराम के थ्रू आपके पास पहुंचेगा तो वो एक स्पेशल प्राइस पे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे फॉर 15 मंथ्स। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। और आपको जो गिनीज रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलना है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं हम उनको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन आज रात 10 बजे तक करें, तो हम सर्टिफिकेट आप तक डिजिटली पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। So this is from our side, and I would request now Avnish ji to please come forward to deliver the vote of thanks to the audience available here. Avnish ji, please. Thank you, Soni ji. दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेशन था, और मैं आशा करता हूं कि सबके बहुत सारे की टेकअवेज इन सेशन में सब मिला। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सब पैनलिस्ट का जो अपना कीमती समय निकाल के इस सेशन को अटेंड करे। हमारे मीडिया पार्टनर DFU, टेक्सटाइल मिरर, टेक्सटाइल वर्ल्ड को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपने सब इंडस्ट्री के भाई, अपने सप्लायर भाई हो, होलसेलर भाई हो, ब्रोकर हो, एजेंट भाई हो, मैन्युफैक्चरर हो और अन्य ब्रांड हो, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है इस सेशन को प्रमोट करने के लिए, आपका भी शुक्रिया था। एंड अपने सियाराम परिवार का जो बिहाइंड द सीन्स काम करके इस इवेंट को सक्सेसफुल करना चाहती थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ बिग थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। Fantastic, Avnish ji. Margaret, I would request to please post the Guinness Record certificate on the screen. Yes, Sridhar ji. Thank you all. This will be the end of our session, and thank you so much for attending this. Wish you all the best. We'll keep connecting with you. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा। Thank you all and congratulations for this certificate. Thank you. Margaret, we can end the session in 10 seconds now. You want me to play the registration video? No, that's fine. Okay. It's done. Yeah.